आज जो हमें हमारे घरों में आ रहा है वो दूध नहीं है। दूध दो तरह के हैं मार्केट में, एक A1 टाइप, एक A2 टाइप। जो A2 टाइप है वो ड्रिंकेबल है, वो अच्छा है, क्वालिटी में सुपीरियर है। जो A1 टाइप है वो एडवाइजेबल नहीं है। आज बहुत सारी हमारी जो फंक्शनिंग है, जो बहुत सारी हमारी डेफिशिएंसी है, वो इसमें इसलिए गड़बड़ हो रही है क्योंकि हम फैट अपनी बॉडी में पहुंचा रहे हैं। जो ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन, ये कहते हैं कि ये एक्चुअली ब्रेन को घी चाहिए। जो धी धरती है ना, धी धरती स्मृति, आपकी जो किसी चीज को लर्न करने की पावर, फिर उसे रिटेन करने की पावर, फिर उसको रिकॉल करने की पावर। अगर एक सिंगल ईटेबल आप मुझसे पूछें कि कौन ये देगा, बिल्कुल घर के किचन की चीज, तो जानते हैं क्या जवाब है इसका? मेरा नहीं, शास्त्रों का, घी। वो व्यक्ति जो अपनी थाली के सॉलिड पार्ट को पिएगा और लिक्विड पार्ट को खाएगा, समझो कि उसने 75% तो पेट के रोगों की संभावना को ही खत्म कर दिया। पहले तो एक मिथ अपना दूर कीजिए कि साहब अगर आपने हेल्दी रहना है तो आप अधिक से अधिक पानी पीजिए। बिल्कुल भी नहीं। अभी तक आपने सुना होगा कि खाने के साथ पानी नहीं। मैं फिर ये कह रहा हूं कि कहाँ लिखा है? वसुदेव कुटुंबकम वाले शास्त्र पुनः उठाएंगे, हम सब मिल मंगल गाएंगे, पूरे विश्व को स्वस्थ बनाएंगे, पूरे विश्व को स्वस्थ बनाएंगे। हाय, मैं निहारिका के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब खाने पीने की बात करें तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है आजकल हमारे पास। इंटरनेट पर कुछ सुनने के लिए मिल जाता है, पड़ोस वाली आंटी कुछ बता जाती हैं, कभी दोस्त कुछ रेकमेंड कर देते हैं, और कभी हम ही लोग थोड़ी रिसर्च करके ये जान लेते हैं कि भैया आज से ये खाना है, ये नहीं खाना। सुबह की शुरुआत क्या खाकर होनी चाहिए? दूध, दही, तेल, ये सब हमारे लिए अच्छा है या बुरा? तेल खाना है तो कौन सा वाला तेल खाना है? भैया पहले फैट फर्स्ट खाना है या सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन के बीच क्या फैक्ट है, क्या मिथ, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर परमेश्वर अरोरा। ये आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, सारी चीजें ठीक कर देंगे आयुर्वेदिक बैक्ड इंफॉर्मेशन से। तो भैया इस पॉडकास्ट को देखना भी, अपने जानने वालों के साथ शेयर भी करना, और भैया एक बहुत अच्छा काम आप अभी शुरू में ही कर दीजिए कि इस पॉडकास्ट का लिंक अपने फैमिली ग्रुप में डाल दीजिए, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कर दिया? चलिए ठीक है, वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर अरोरा को और शुरू करते हैं आज की बातचीत। हाय बाय निहारिका में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। निहारिका, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, फॉर इनवाइटिंग मी। लेटिंग यू नो गाइस कि सर गुड़गांव से ऑल द वे नोएडा आए हैं हमारे लिए एपिसोड रिकॉर्ड करने। सो आपको एक पेन और पेपर लेकर बैठना है और सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जा रही हैं वो साथ के साथ नोट करते हुए चलना। ओके, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। सर आपका एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर जहां आप चीख चीख के कह रहे हो कि अगर बीमार नहीं पड़ना है तो तेल खाओ, और एवरीबडी वी मीट, हम लोग अपनी मम्मियों को कहते थे कितना तेल डालते हो सब्जी में, हमें तेल नहीं खाना है, तेल तैर रहा है, वी वांट टू बी हेल्दी, वी वांट टू गो ऑन दैट कैलोरी डेफिसिट, हमें वेट लूज करना है, हमें प्रोटीन ज्यादा खाना है। व्हाट इज द रियलिटी? तेल खाएं या नहीं खाएं? निहारिका देखिए, अगर आप से वो तो मैंने बोल दिया कि तेल खाओ, तेल लगाओ अगर स्वस्थ रहना है तो। लेकिन अब हम बात करते हैं कि असल मैंने क्यों बोला, क्या बेस क्या है इसके पीछे। तो डेफिनेटली बीइंग एन आयुर्वेदिक स्कॉलर तो मैं आयुर्वेद का ही बेस आपको बताऊंगा। देखिए, हमारे आयुर्वेद में 3 एनर्जीज मानी जाती हैं, वाता, पित्त एंड कफा, जो आप आजकल बहुत पॉपुलर ये तीनों शब्द हैं। और इन तीनों का ही बैलेंस जो है वो स्टेट ऑफ हेल्थ है जी। और इन तीनों का ही अपना बैलेंस खो देना, अपने हार्मनी से बाहर चले जाना, इज द स्टेट ऑफ डिजीज। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आपके हिसाब से रोग क्या है, तो मैं बोलूँगा रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोषों की विषमता रोग है। और दोष कौन है? वात, पित्त और कफ। अब आप एक क्वेश्चन ये भी पूछेंगे बड़ा बेसिक सा कि आप एक तरफ बोलते हैं कि 3 एनर्जीज हैं जो पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और आप फिर एक नेगेटिव वर्ड दे रहे हैं दोष। तो इसलिए दोष इनको बोला जाता है बिकॉज थोड़ा सा भी ऑल्ट्रेशन ऑफ फूड हुआ, अगर थोड़ा सा भी विसिएशन इन लाइफस्टाइल हुआ, मतलब आपने लाइफस्टाइल का कुछ गड़बड़ किया या आपने डाइट का कुछ गड़बड़ किया, तो इमीडिएटली दे हैव टेंडेंसी टू गेट विशिएटेड। ये एकदम से अपना जो सामान्य रूप है उसे छोड़ के बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए इनकी टेंडेंसी है बिगड़ने की।
इसलिए इनको हम दोष कहते हैं। जैसे हमारे घरों में निहारिका एक बच्चा होता है, तो हम उसे छेड़ते हैं, ठीक है, वो तुरंत रो देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये बच्चा रोंदू है, हाँ, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि वो रोंदू बच्चा 24 घंटे रोता रहता है, बट Absolutely. ही हैज टेंडेंसी कि वो जरा सा ट्रिगर से भी रो देता है। तो ऐसे ही ये जो वात पित्त कफ है, ये हमारी जो बेसिक फिजियोलॉजी है बॉडी की, मतलब हमारे शरीर की पूरी एक्टिविटीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो इन तीनों दोषों के द्वारा, वात पित्त कफ के द्वारा, तीन एनर्जीज के द्वारा ही की जाती है, वही रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन जरा सा भी खाने पीने की गड़बड़ी हुई, जरा सी भी जीवन शैली की गड़बड़ी, जीवन शैली की गड़बड़ी मीन्स आप एक रात जग गए, जो कि रात सोने के लिए है, तो आपको सुबह वात बढ़ा हुआ मिलेगा। तो बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू गेट विशिएटेड इवन बाय ए सिंपल ट्रिगर, तो इसलिए उनको हमारे शास्त्रों में दोष की संज्ञा दे दी गई। ओके, सो हम समझाते हुए बढ़ेंगे। देखो बिल्कुल, निहारिका, बहुत मेरा interesting है ये। मेरा हमेशा एक इंटेंशन होता है कि जब मैं इतना समय निकाल के यहाँ आऊँ तो कुछ टेक अवे हो, कुछ समझ में आए Absolutely, बात, है ना। absolutely. और हम जो भी कुछ बोले वो ऑथेंटिक बोलें, ऐसा बोलें जो जो समझ में आए, जिसके पीछे बेस हो, जिसके पीछे हमारा जो वैदिक लिटरेचर है वो सपोर्ट कर रहा हो। हवा में कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल, ठीक है। तो रोगस्तु दोष वैषम्यम, इन्हीं जो दोष हैं इनका अपने बैलेंस से बाहर जाना जो है वो रोग है। और दोष साम्य आरोग्यता, और दोषों की समता यानी कि बैलेंस में रहना, वही आरोग्यता है, हेल्थ है। और फिर चिकित्सा क्या हुई, इम्बैलेंस हुए दोषों को वापस से बैलेंस Balance करना, कराना। वो चिकित्सा है। That is Okay, so simply so, explained. इतना सिंपल है ना। तो अब हम उसको बैलेंस कैसे करते हैं, डेफिनेटली सबसे पहले अपने किचन के मसाले यूज करके, अपने खाने पीने को ठीक करके, फिर अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े थोड़े करेक्शन करके। भाई आपका एक तरह से कफ बहुत बढ़ गया, तो आप सुबह दौड़ लगाना शुरू करो, व्यायाम करो, आपका कफ काउंटर हो जाएगा। अच्छा सर, आप हमें पहले इसके आगे हम बढ़े, आप हमें बहुत आसान तरीके से बता दीजिए, वात पित्त और कफ जो आपने बोला ये है क्या? ये देखिए तीन एनर्जीज हैं। हाँ। अब वात को ऐसा समझिए, वात इज समथिंग लाइक एयर। हम्म, तो एयर है, तो एयर क्या करेगी, हमारी बॉडी में किसी भी तरह के मूवमेंट हैं, मोटिलिटी हैं, तो उसके लिए वात रेस्पॉन्सिबल है। चाहे वो एक सेल से दूसरे सेल तक आयंस जा रहे हैं, चाहे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, चाहे हमारा वीनस सर्कुलेशन हो रहा है, चाहे लिम्फेटिक सर्कुलेशन हो रहा है, चाहे नर्व इम्पल्स का मूवमेंट हो रहा है, और चाहे हमारे ग्रोस मूवमेंट जो हम चल रहे हैं। सो एवरी मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द वात। ठीक। ओके, पित्ता इज समथिंग लाइक फायर, वो हमारा मेटाबॉलिक पावर जो है वो पित्त से कंट्रोल है। तो हमारी बॉडी में चाहे सेलुलर लेवल पे, चाहे टिश्यू लेवल पे, चाहे ग्रोस हम इंटेस्टाइनल लेवल की बात करें, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हो रही है, दैट ऑल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पित्त दोष। और जो आज हम दिख रहे हैं ना, और हमारी जो शक्ति है वो 2.5 किलो का हाथ, दैट इज बिकॉज ऑफ द कफा। तो बेसिकली कफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ एंड वाटर। ओके। तो ये जो पंचभौतिक शरीर हम लोग बोलते हैं ना, तो जो वात दोष है वो वायु और आकाश का कॉम्बिनेशन है। जहां खाली जगह होगी वहीं पे वायु आएगी, तो वो बन गया वात दोष। जहां पे हीट है, जहां पे फायर है, वो बन गया पित्त दोष। और जहां पर जल और पृथ्वी, मिट्टी और पानी, मूर्ति बन गई ना, अब उसमें चेतना ही, तो हम क्या हैं, हम सब मिट्टी तो हैं, उसमें बस भगवान ने चेतना डाल दी, एक सोल डाल दी, सेंसेस डाल दिए, तो हम चलते फिरते इंसान हो गए। अदरवाइज हम क्या है, मिट्टी। तो वो मिट्टी जो बनी, जो एक हमारी संरचना बनी, दैट इज बिकॉज ऑफ द मिट्टी, दैट इज द पृथ्वी महाभूत एंड जल महाभूत। तो ये हमारा कफा बन गया। क्या बात है। सो बेसिकली ये वात पित्त कफ है, और यही हमारी एनर्जीज हैं, हमारी फंक्शनल यूनिट हैं। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि रोग क्या है, इनकी विषमता, स्वास्थ्य क्या है, इनकी समता, और चिकित्सा क्या है, विषमता को वापस समता में लाना, डाइट को सही करके, लाइफस्टाइल को सही करके। अब क्वेश्चन ये आया कि इन तीन से रोग उत्पन्न होते हैं, क्या इनमें कोई सुपीरियर, कोई इंफीरियर भी है क्या? यस। इन तीनों दोषों का जो बॉस है, जिसे हम मेन कल्प्रिट कह सकते हैं, रोगोत्पादक दोष, वो है वात दोष। अच्छा। तो क्योंकि कॉम्बिनेशन बनता है, निहारिका बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बिल्कुल। हाँ, I'm लेकिन already interested. है मैथमेटिकल, बिल्कुल। हाँ। जैसे आप बोलेंगे कि वात दोष के क्या विशेषण हो सकते हैं, हाँ। इम्बैलेंस कैसे हो सकते हैं, मैं बोलूंगा वात बढ़ जाए या वात घट जाए। पित्त दोष के क्या विशेषण हो सकते हैं, पित्त बढ़ जाए या पित्त घट जाए। कफ के क्या हो सकते हैं, कफ बढ़ जाए या कफ घट जाए। अब ये खाली तीन नहीं है ना, इनके फिर आपस में भी तो Combinations कॉम्बिनेशन है। तो वात और पित्त का बढ़ जाना,
वात पित्त का कम हो जाए तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो मैं इसको सिंपल बनाता हूँ। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन जब बढ़ के बीमारी पैदा करते हैं तो हमारे जैसे जो अल्प बुद्धि वाले चिकित्सक हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं कि हम क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे। तो उसी क्रम में एक शिष्य आचार्य से पूछता है, आचार्य जब भी मैं बोलूंगा मेरा मतलब है सीधे आचार्य चरक से, आचार्य सुश्रुत से, आचार्य वाग्भट से, ठीक है। जो हमारे सो कॉल्ड वृत्रयी लिखने वाले 3 हमारे महर्षि हैं। बिल्कुल। हम जानते हैं जब व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिसिन, देखो निहारिका, आयुर्वेद मेडिसिन, तो हम चरक को याद करते हैं। ही इज नोन टू बी द फादर ऑफ मेडिसिन। एब्सोल्युटली। फिर अगर हम सर्जरी की बात करते हैं, जिसको आयुर्वेद की भाषा में हम शल्य बोलते हैं, तो वहां पर हम सुश्रुत की बात करते हैं। सुश्रुत इज सपोज टू बी द फादर ऑफ सर्जरी। इन दोनों के बड़े बड़े ग्रंथों को सूत्र रूप में, छोटे रूप में पिरोने वाला, जिसे लोग पढ़ सकें, समझ सकें और इसी जीवन में पढ़ें भी और आगे चिकित्सा भी कर दें, तो वो सूत्र में पिरोने वाले हैं वाग्भट। अष्टांग संग्रह उन्होंने लिखा। तो कहने का मतलब है कि आप अगर बोलें कि आयुर्वेद किस तरह का लिटरेचर है, तो मैं बोलूंगा ये इसमें दो सेट ऑफ बुक्स हैं। एक व्रतत्रयी, नाम क्या बताया, व्रतत्रयी मीन्स व्रत मीन्स बड़ी, त्रयी मीन्स 3 पुस्तकें, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और आचार्य वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग संग्रह। एक सेट है लघुत्रयी, 3 छोटी पुस्तकें, माधव निदान, शारंगधर, भाव प्रकाश। और इन दोनों सेट लघुत्रयी और व्रतत्रयी का जनक हमारा अथर्ववेद। तो बेसिकली ये जो 7 मैंने आपको सूत्र बताए, एक हमने वेदों की बात की अथर्ववेद के माध्यम से, 3 हमने चरक सुश्रुत वाग्भट और फिर 3 माधव शारंगधर भाव प्रकाश। ये हो गया हमारा अथेंटिक आयुर्वेद। अगर आयुर्वेद पढ़ना है तो ये 7 पुस्तकें घर में रख लीजिए और आप पढ़िए आयुर्वेद। तो इन जब हम आचार्यों से पूछते हैं कि भाई इतने सारे कॉम्बिनेशन में तो हम खो जाएंगे, इतना तो शायद हम अकल नहीं लगा पाएंगे, तो कैसे स्वस्थ रहें, कैसे इन दोषों को बैलेंस में रखें, तो फिर हमें आचार्य बोलते हैं कि पित्तम पंगु कफे पंगु पंगवो मल धातुवा वायु ना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेधवत। कहने का मतलब है, वो बोलते हैं कि यार छोड़ो, मैं तुम्हें आसान कर देता हूँ। गुरु का काम ही यही होता है निहारिका, कि चीजों को आसान करके शिष्य को दे देना। तो बोलते हैं पित्त भी पंगु है, ये बीमारी तो पैदा करता है, लेकिन अब कंपैरेटिवली बात चल रही है कि इनमें से कौन सुपीरियर है, कौन मेन कल्प्रिट है। वो कहते हैं पित्त भी पंगु है, कफ भी पंगु है। पंग वो मल धातुआ, जो शरीर को मलिन करने वाले मल और शरीर को धारण करने वाले धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब पंगु हैं। ये सब किसके नियंत्रण में है? वायु के नियंत्रण में है। वायु ना तत्र नियंत्रे तत्र गच्छन्ति मेधवत, मतलब ये सब वायु द्वारा वैसे ही नियंत्रित हैं जैसे आकाश में बादल। निहारिका, काले काले बादल आते हैं और हम कहते हैं अब तेज बारिश आएगी, है ना, सारा सामान समेटना शुरू करते हैं लेकिन हवा आती है और बादलों को ले जाती है, कोई बारिश नहीं हुई, है ना। तो वैसे ही शरीर में भी है कि ये वात दोष जो है ना, ये सबके ऊपर डोमिनेट करता है। ये सबको, आप पित्त सही है उसको भी बिगाड़ने में, कहते हैं ये उसके साथ मत रहना, वो सबको बिगाड़ देता है। तो वात वो है जो पित्त को बिगाड़ता है, कफ को बिगाड़ता है, रस, रक्त, धातुओं को बिगाड़ता है। तो उन्होंने बोला कि वात इज मेन कल्प्रिट, तो वात को कंट्रोल में करो। लेकिन यहाँ तो बात नहीं बननी थी ना, वात तो समझ गए, वात बॉस है कि बॉस को एक लगाया तो चेले तो वैसे ही भाग जाएंगे। हाँ। तो कैसे कंट्रोल में करें? तो फिर एक सूत्र आता है निहारिका हमारे यहाँ, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य। इसका मतलब है कि जो समान होता है, जो इक्वल है, उनसे हमेशा वृद्धि होती है, और जो विपरीत होता है, अपोजिट होता है, उससे हमेशा ह्रास होता है, उससे हमेशा डाउन, मतलब एक तरह से क्षय होता है, क्षीण होते हैं, चीजें कम होती हैं। तो इस प्रिंसिपल को पूरे आयुर्वेद में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, जो समान होता है, इक्वल होता है, उससे वृद्धि होती है। तो इसे कैसे यूज करते हैं? तो इस प्रिंसिपल को यूज करके आपने वात दोष को नियंत्रण में रखना है जिससे बीमारियां ना हो। तो आपको वात के गुण जानने पड़ेंगे कि वात की क्या प्रॉपर्टीज आचार्यों ने बताई हैं। देन यू हैव टू सिलेक्ट एक चीज जिसकी सारी प्रॉपर्टीज वात दोष की प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट हो। तो जब आप एक तरफ से उस खाद्य पदार्थ को शरीर में इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो जब जो किसका विरोध करेगा? वात का विरोध करेगा। तो वात क्या प्रकोपित हो पाएगा? विषेट हो पाएगा? निकल के आ पाएगा सामने? चुप करके बैठा रहेगा ना?
एग्जैक्टली तो वात की प्रॉपर्टीज जो हमारे चरक में लिखी गई है, तत्र रुक्षो लघु शीत खरे सूक्ष्म चलो अनिल है। यार का सब बहुत मैथमेटिकल है। वायु की पहली प्रॉपर्टी है रुक्षता। रुक्षता का मतलब है सुखाने वाला। तो आप देखिए जब विंटर में हवा चलती है तो हमारी सब स्किन ड्राई होती है, होता है ना। लघुता, अब हम इस कमरे में बैठ के शूट कर रहे हैं लेकिन यहाँ हवा तो है ना, लेकिन वी कैन वेव ओवर हैंड क्योंकि लघु है। लघु का मतलब है एक तरह से रेजिस्टेंस नहीं है उसका, तो हम अपना हाथ हिला पा रहे हैं, ठीक है। शीत है, वायु सदैव शीतल है। वो जो गर्म हवा नहीं चलती, जो गर्मियों में लू चलती है, वो बेसिकली एयर अंडर द सन होती है। वो सूरज के प्रभाव से वो गर्म होती है। जब सूरज ढल जाता है तो वो हवा ठंडी लगती है। तो वायु शीत है। तो ऐसे मैं थोड़ा प्रिसाइज कट करता हूँ। नहीं बिल्कुल तो सर, आप छह गुण इसके बताए हैं। हाँ। लेकिन मैंने 3 की चर्चा की पहले, कि रुक्ष है, लघु है, शीत है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको कोई चीज ढूंढनी है जो ये सारे गुणों को काउंटर करती हो। अब देखो, जब रुक्षता होती है तो आप कोई लुब्रिकेंट लगा लेते हो, ड्राइनेस होती है तो क्या लगाता है, कोई तेल घी लगाते हो ना, ठीक है। लघुता, अब लघुता का मतलब क्या हो गया, हल्कापन। आप कोई सब्जी वब्जी घर में बनती है, किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो आपने गौर किया होगा, अगर तेल घी अधिक हो तो आप क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि बहुत हैवी था खाना यार। तो जो हैवीनेस ऑफ ऑयल है, दैट काउंटर द लाइटनेस ऑफ एयर। जो स्निग्धता है, जो चिकनापन है तेल का, दैट काउंटर्स द रुक्षता, ड्राइनेस ऑफ एयर। इन जनरल मैंने बोला कि वायु कैसी है, ठंडी है, लेकिन तेल जो इन जनरल हमारे कुकिंग में और हमारे घर में यूज होता है वो कैसे होता है, गर्म होता है। दैट हॉटनेस ऑफ ऑयल काउंटर्स द कोल्डनेस ऑफ एयर। सो इस सृष्टि में अगर हमें एक चीज ढूंढनी है जिसकी सारी प्रॉपर्टीज वात की प्रॉपर्टीज के अपोजिट हैं, तो दैट इज ऑयल। तो जितना ऑयल आप खाएंगे, जितना ऑयल आप लगाएंगे, अब जितना का मतलब यह है कि सम मात्रा में, जितना एटलीस्ट रिक्वायर्ड है, उतना वात दोष चुप करके बैठा रहेगा। मतलब रोग उत्पादक दोष आपके नियंत्रण में रहेगा, और आपने सिक्योरिटी लगाई हुई है कि वो बदमाशी नहीं कर पाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए निहारिका, अब इतनी कथा के बाद पिछले 5 मिनट की टेक अवे क्या है, प्रसाद क्या है? प्रसाद यह है कि अगर जल्दी से बीमार नहीं पड़ना, और तो और जल्दी से बूढ़ा नहीं होना। आप जानते हैं डिजेनरेशन भी कौन करता है, वायु। एजिंग कौन करता है, वायु। आपको कोई चीज खराब करनी है तो आप क्या करते हैं, हवा में डाल देते हैं, खुले में डाल देते हैं। और किसी चीज को बचाना है, किसी चीज को निहारिका बचाना है तो क्या करते हैं, एयर टाइट कर देते हैं। चाहे खाने की चीज हो, चाहे खाने की चीज हो, चाहे कोई चीज हो आपकी, आप जस्ट मेक इट एयर टाइट एंड सालों के लिए छोड़ दीजिए, खराब ही नहीं होगी। एब्सोल्युटली। और ये ऐसी चीजें हैं जो हम लोग आमतौर पर करते हैं, लेकिन शायद उसके ऊपर इतना दिमाग नहीं लगाते। अच्छा, मैं निहारिका एक चीज पूछता हूं से, आपके किचन का कौन सा ईटेबल ऐसा है जो सालों तक आपके किचन में रहता है और खराब भी नहीं होता? अचार। अचार क्यों अचार खराब नहीं होता? क्योंकि उसमें तेल में डूबा रहता है। और कभी कभी हम बच्चे जब अचार डालते थे तो अपने घर में सबके अचार होता था भाई। अब तो माहौल चेंज हो गया, लेकिन अब हम लोग तो उम्र दराज लोग हो गए वास्तव में। बचपन में किचन में जाके अपने आप, वो मर्चबान कांच का होता था अचार का, और सब लोग अपना लेते थे तो तेल डाल लेते थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं तेल जब कम हो जाता था और अचार की जो आम वाला अचार की फाके ऊपर निकल आती थी, तो ऊपर क्योंकि तेल नहीं है तो वहां फंगस लग जाती थी। एब्सोल्युटली। सो तेल में डूबा वो अचार जो सुरक्षित रह सकता है, तो वैसे ही हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसलिए तेल से नाता जोड़ो, रोगों से नाता तोड़ो। तेल खाना भी है और तेल लगाना भी है। Which is so beautifully explained and with all the logics. क्योंकि हम लोगों को इतना सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है इंटरनेट से या अदरवाइज, कि हम लोगों ने तेल को कल्प्रिट बना दिया है। कि मतलब नहीं, आजकल तो वो स्प्रेज आ गए हैं, थोड़ा सा स्प्रे डाल दो। आप देखिए कि तेल जो है, तेल मालिश है हमारी बचपन में। अब सोचिए छोटे बच्चे होते हैं, उनको तेल की मालिश होती थी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता था, तो उनकी मसल्स के लिए अच्छा होता था। सबसे बड़ी बात है वात कंट्रोल में रहती थी, तो बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। क्योंकि वात का एवरी डे हम वी आर डूइंग समथिंग टू कंट्रोल दैट मेन कल्प्रिट, वात दोष को कंट्रोल में रखने के लिए। ध्यान रखिए, ये वात पित्त कफ के लिए हमारी जो किचन है ना निहारिका, इतनी सुंदर डिजाइन की गई हमारे ऋषियों के द्वारा। उन्हें बोला गया है कि जो वात पित्त कफ 3 दोष है ना, तो उन्होंने किचन में 3 चीजों को प्लेस कराया। तेल, आप बताइए कोई किचन हमारी ऐसी होगी जहाँ पे तेल ना हो? एब्सोल्युटली नॉट। कोई किचन ऐसी होगी जहाँ पे घी ना हो?
और कोई किचन कम से कम समझदार लोगों की तो ऐसी नहीं होगी जहाँ पे हनी ना हो, शहद ना हो। तो क्योंकि तेल जो है वात हराणाम श्रेष्ठम, तेल वात को हरने में श्रेष्ठ है, और घृतम पित्त हराणाम, जो घी है वो पित्त को हरने में। जब ये बताइए कोई गर्म दवाई आप खा लेते हैं या कटपट जाता है, गर्मी निकलती है, तो आप लोग घी लगाते हैं ना, तो घी पित्त शामक है, घी पित्त शामक है। अब पित्त और अग्नि में भी डिफरेंस करना है, ये भी देखिए विचित्र है निहारिका, मुझे नहीं पता कि हम बहुत डीप जा रहे हैं कि मुझे नहीं। बहुत अब इंटरेस्टिंग आप लग रहा है। देखिए घी जो है कितनी हाँ। अद्भुत चीज है, अग्नि का वर्धन करता है लेकिन प्रकोपित पित्त को शांत करता है। अभी हम सोचेंगे कि पित्त और अग्नि एक जैसी, मैंने कहा था पित्त इज समथिंग लाइक फायर, नॉट फायर। जब हमें अग्नि प्रज्वलित करनी है हवन कुंड में, तो हम क्या डालते हैं? घी डालते हैं। तो एक तरफ हम अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं, ठीक है, सात्विक रूप में, लेकिन विशिएटेड पित्ता जो है, रोग उत्पादक जो पित्ता है, जिसने यहाँ पे हमें कट मार दिए, गर्मी निकाल दी, फोड़े फुंसी निकाल दी, वहां हम घी लगाते हैं। तो पित्त शामक है, अग्निवर्धक है। तो घी, हनी जो है वो कफ को खत्म करने में, आप अगर लगातार अपना हनी का सेवन कर रहे हैं थोड़ी मात्रा में, फिर बता रहे हैं मात्रा का सही लेना बहुत जरूरी है, तो आपका कफ कंट्रोल रहेगा। और ऐसे ही वस्त्र विरेको वमनम, ये 3 कर्म है हमारे, क्योंकि हम डाइट के साथ लाइफस्टाइल की बात करते हैं। जो एनीमा हम करते हैं वो वात दोष के लिए, जो विरेचन परगेशन, थेरेप्यूटिक परगेशन करते हैं, 10 लगवाते हैं थेरेप्यूटिक, नोट कि आपको 10 लग गए, जो चिकित्सक की देखरेख में हम इंड्यूस करते हैं वो पित्त के लिए है। और वमन मीन्स थेरेप्यूटिक एमेसिस, उल्टी जो कराते हैं वो कफ दोष के लिए है। तो 3 खाद्य सामग्री बता दी, 3 कर्म बता दिए। और धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम, और मानसिक दोष भी तो बात होनी है अभी। ये शारीरिक दोष हैं वात पित्त कफ, फिर मानसिक दोष भी आते हैं रज और तम, उनको अगर सही रखना है तो धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम, आपकी जो है अपनी बुद्धि को अच्छा कीजिए, अपने को धैर्यवान बनाइए, और आत्म ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके बारे में मनन चिंतन कीजिए, तो आपके मनोदोष प्रकोपित नहीं होंगे। सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। आपको लग रहा है कि हम बहुत इन डेप्थ जा रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि कितना इंटरेस्टिंग और कितना डिफरेंट सा कॉन्वर्सेशन है। बिकॉज आमतौर पर हम लोग ये बातें सुनते हैं, कई बार हमें उसका लॉजिक नहीं समझ में आता है, और जो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जो पहले के ज़माने से चली आ रही थी उनको छोड़ने का रीज़न यही था कि हमारे पास उनकी कोई लॉजिकल बैकिंग नहीं थी। जिस तरीके से आपने अचार का बताया, बहुत सारे लोगों ने अचार खाना तो इसीलिए छोड़ दिया कि अरे भाई इतना सारा तेल है, मसाले हैं, ये तो हमारी पूरी डाइट खराब कर देगा। हम आप कह रहे हैं कि जो फुंसी फोड़ा निकल आता है उसके लिए घी ठीक है। हाँ। और हम लोग ये सोचते हैं कि अरे हम ये लोग जो इतना सब कुछ खा रहे हैं घी तेल, इसी की वजह से ये लेकिन अब रिएक्शन। यहाँ पे देखो एक बात है, हाँ। कि एक चीज को उसके शुद्धतम रूप में खाना, एक उसको बिगाड़ करके खाना निहारिका। आप घी जला करके परोठे के ऊपर करके खा रहे हैं, फ्राई डीप फ्राई करके खा रहे हैं, वो बेकार है। आप तेल है सरसों का, उसको आप पकवान बनाइए, लेकिन हम जानते हैं, आज सब लोग जानते हैं ट्रांस फैट के कॉन्सेप्ट को। जब हम उसको बार बार हीट करते हैं, जो बाहर में हम रेडियो पे खा रहे होते हैं, कचौड़ियाँ बन रही होती हैं, पूड़ियाँ बन रही होती हैं, तो कहाँ तेल बदलता है, सुबह से शाम तक उसी तेल में सब चल रहा होता है। तो हमें उसे शुद्धतम रूप में सेवन करना है, ये ध्यान देना है हमेशा। देखिए कोई अच्छी चीज है, उसको नंबर 1 क्वालिटी तो आप देख ही रहे हैं, नंबर 2 उसकी क्वांटिटी, फिर उसका कॉम्बिनेशन, फिर उसका खाना खाने का समय, फिर उसका खाना खाने की विधि, ये भी आपको जाननी है। आज के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली यार का हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग चीज़ों को पहले दूषित कर देते हैं खुद से बेकार। हमने क्वालिटी को अपने आप ही उसे, अब चाहे वो कभी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से खराब कर दिया, कभी एडवेंचर के नाम पे, कभी अब आप भाई नए नए शेफ बने, आपको कुछ तो नया बनाना है ना, तो आप ठंडी आइसक्रीम के ऊपर जो है गरम गरम गुलाब जामुन रख के खा रहे, क्या नॉनसेंस है भाई। मगर ये तो बहुत सारे लोगों का नहीं, फेवरेट क्या डेजर्ट नॉनसेंस होगा। है। ओहो निहारिका, खाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, हमारी प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है, हमारी दवाइयाँ शुरू से शुरू हो जाती हैं। जो आज 80 साल का जो हमारा पहला बुजुर्ग होता था ना, ये पहले हमारी प्रैक्टिस में बड़े आते थे ना, हमें इतनी खुशी मिलती थी और बड़ा हंसी भी आती जब वो कहते थे डॉक्टर साहब दवाई ना दो, दवाई तो एक गोली नहीं खाई जी पूरी जिंदगी। मतलब 80 साल का, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव, सो 80 साल तक व्यक्ति ने एक गोली नहीं खाई। और आज हम 8 महीने का बच्चा जो होता है, छोटा सा 8 महीने का बच्चा, हम उसे गोलियों के बिना नहीं रख पा रहे। तो कहने का मतलब है कि आप कर क्या रहे हो भाई। आज का समय निहारिका, व्हेन वी से कि हम अगर 50 साल पहले के लोगों से कंपेयर करें,
हम जो भी बात करेंगे ना यारिका, बहुत प्रैक्टिकल बातें करेंगे हम। हम्म। उस समय लेके नहीं जाएंगे आपको किसी को कि वैदिक काल में ऐसा होता था, फिर वो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मैं तो कहता हूँ 50-60 साल पहले, मतलब मेरे दादाजी के समय की बात। हम्म। अगर हम एजुकेशन की बात करें, कुछ नहीं था, रियली कुछ नहीं था, ठीक है। आज हमारी मेड इंग्लिश बोलती है, अच्छे से बोलती है, ठीक है। नंबर 2, अगर हम बात करें धन की, तो हम जब छोटे होते थे, धन कितना होता था वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत डेफिशिएंसी थी, बहुत अभाव था। आज धन संभाले नहीं संभाला लोगों से, सब अमीर है आज की सब डेट अमीर हैं आज की डेट में, ठीक है जी। पार्लर में जा जाके 8-8 हज़ार हमारी मेड दे के आती हैं यार, मतलब हम मतलब रियली वी आर इन ए वेरी गुड कंडीशन। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो बैलगाड़ियों पे चलते थे। आज देखो ना, हम पेशेंट को कहीं पटना से गुड़गांव एयरलिफ्ट करा के आधे घंटे में ले आते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी देखिए, ठीक है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देखिए, पहले 3 गांव में एक वैद्य जी होते थे, वो कहाँ बैठते थे, या तो पेड़ के नीचे या मंदिर में। हम्म। और आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मतलब होटल्स को फेल कर रहे हैं, 5 सितारा होटल को फेल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हेल्थ अवेयरनेस देखो, रूटीन टेस्टिंग हो रही है। पहले कौन टेस्ट कराता था? कौन न्यूट्रास्यूटिकल, कैल्शियम खाना, आयरन खाना, बी कॉम्प्लेक्स खाना, कहाँ होता था भाई? मल्टीविटामिन तो हम लोगों ने सुने ही नहीं थे। सुने नहीं थे। तो अब देखो, अगर हम कंपेयर करें आज से 50-60 साल पहले, तो हम शिक्षित मतलब वो शिक्षित भी कम थे, वो धनी भी कम थे, उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उनके पास डॉक्टर्स भी नहीं थे, उनके पास हॉस्पिटल और इमरजेंसी सर्विसेज भी नहीं थी, वो कोई हेल्थ अवेयरनेस में टेस्टिंग भी नहीं कराते थे, कोई मल्टीविटामिन नहीं खाते थे। लेकिन आज इन सब चीज़ों के अच्छे से होने के बावजूद भी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उनके आगे? कहीं नहीं। कहीं नहीं ना। जानते हैं, लाइफ के 2 सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। नंबर 1 क्वालिटी ऑफ हेल्थ, एंड नंबर 2 क्वांटम ऑफ एज, ठीक है। क्वालिटी ऑफ हेल्थ तो मैंने बता दिया आपको, अगर मेडिसिन हटा ली जाएं तो हम हैं ही नहीं, शायद हम कुछ जी ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और नंबर 2 जो क्वांटम ऑफ एज की बात करें, तो मैंने पिछले 50 साल में उम्र को 25 साल कम होते हुए देखा है। वो हमारे बड़े साधनों के अभाव में, डॉक्टर्स के अभाव में, सुविधाओं के अभाव में, अगर कोई प्राकृतिक विपदा ना आए तो 100 साल तक जीते थे। 95, 98, 100, 102। आज हमारे लिए ये इम्पॉसिबल फिगर बन चुका है। आज की जनरेशन जो सो कॉल्ड सब कुछ उसके पास है, सब कुछ, उसके बावजूद भी 75 तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। कोई ना कोई बहाना बनाकर श्री चरणों में रवानगी हो जाती है 70-75 पे, अच्छे अच्छे लोगों की। तो मुझे लगता है कि नाउ इट्स द ऑप्टिमम टाइम, इट्स द रियल टाइम कि नाउ वी शुड अगेन गो टू आवर वेदाज, और उनके हिसाब से हम देखें कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे मिथ हैं। लोग अच्छे हैं, निहारिका, मैं लोगों की कोई गलती नहीं मानता, ठीक है। कुछ लोगों की गलती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों की गलती नहीं है। उनके पास सही नॉलेज पहुंच ही नहीं पा रही है। उनको वेदों के साथ जेन्युइनली कनेक्ट करने वाले लोग ही खत्म हो गए हैं। और अनफॉर्चुनेट ये है कि जो लोग कनेक्ट कर रहे हैं वो नाम आयुर्वेद का लेते हैं, लेकिन उन्होंने आयुर्वेद कभी पढ़ा नहीं है। लेकिन क्योंकि आयुर्वेद का नाम लेने से एक्सेप्टेंस मिल जाती है, इसलिए वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। और तो उस वजह से क्रेडिबिलिटी भी खराब होती है। बहुत ज़्यादा आयुर्वेद की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। हम आयुर्वेद के स्कॉलर्स दुखी होते हैं जब कोई आदमी किसी पॉडकास्ट पे या कहीं सोशल मीडिया पे कह रहा होता है 3 दिन में मैं ये गोल ब्लैडर का स्टोन निकाल दूंगा और साहब आपकी डायलिसिस बंद कर देंगे, मैं कैंसर ठीक कर देता हूँ। तो अरे भाई प्लीज़, हमारे यहाँ भी जो आयुर्वेद है उसमें भी सुख साध्य रोग हैं, कृत साध्य रोग हैं, याप्य रोग हैं, असाध्य रोग हैं। आयुर्वेद भी निहारिका रोगों की कैटेगरी करता है, उनकी प्रोग्नोसिस बताता है कि ये रोग सुख साध्य है, मतलब आपको हो गया, अब ये थोड़े दिन दवाई खाइए 5-7 दिन एंड यू विल बी ओके, तो वो सुख साध्य है। कृत साध्य, अरे ये हो गया तुमको, अब तुमको महीना 2 महीना दवाई खानी पड़ेगी, वो कृत साध्य है, मतलब मुश्किल से ठीक होने वाला रोग। फिर याप्य है, याप्य का मतलब है कि नहीं ये रोग हो गया, अब तुमको थ्रू आउट लाइफ मेडिसिन खानी पड़ेगी। दिस डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड बट मे बी कंट्रोल्ड। सर इस कैटेगरी में कौन सी डिजीजेस आती है? अगर तीनों आप हमें बता दें, जो हम लोगों ने पॉपुलर डिजीजेस सुनी है, तो आजकल हम लोग सुनते हैं कि लोगों को अब डायबिटीज जैसे अगर किसी को तमक श्वास हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा, वो याप्य है, उसे कोई आयुर्वेद नहीं बोलता कि वो ठीक होगा, निहारिका। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो है वो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस को ब्रोंकियल अस्थमा बोल देते हैं।
सबको बस बड़ा बीमारी करके बोलना है। तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस इज क्योरेबल, लेकिन अगर जेन्युइनली उस बंदे को ब्रोंकियल अस्थमा हो गया तो वो याप पे है। आपको थ्रू आउट लाइफ परहेज भी करने पड़ेंगे, मेडिसिन भी खानी पड़ेगी। तो ये याप पे है और असाध्य। अब जैसे अर्बुद है, कैंसर है, उसकी स्टेजेज हैं कि ये असाध्य है। तो जब आचार्य चरक लिख रहे हैं असाध्य, तो फिर तुम बोल रहे हो ये साध्य है, मैं ठीक कर दूंगा कैंसर। पैसा बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं सो कर रहे। बेसिकली आयुर्वेद को इस समय जो है बहुत सजग होने की आवश्यकता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हम लोग लगे हुए हैं इस पे कि भाई इस तरह के क्लेम ना किए जाएं। ओवर क्लेम्स हमेशा हमारी पैथी को बदनाम करता है। एक्चुअली एक इंडिविजुअल आके उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन पैथी बदनाम होती है कि आयुर्वेद वाले तो ऐसा क्लेम कर देते हैं। नहीं, हमें जेन्युइनली वी आर प्रैक्टिशनर, तो वी कैन गो फॉर जेन्युइन प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिकल जो है वो बात हम पेशेंट को बताते हैं कि भाई इतना हम हेल्प कर पाएंगे। बड़ा आनंद आता है। मैं दिन में 100 पेशेंट देखता हूँ। अब मुझे अपनी लिमिटेशंस मालूम है। मैं पेशेंट को, आई एम फॉर्चुनेट कि मैं सारी मेडिसिन भी खुद से बनाता हूँ, तो डायग्नोसिस भी मेरी और उसके बाद मेडिसिन भी मेरी, तो मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है। तो मैं तो इतना जानता हूँ कि 15 दिन पे पेशेंट आएगा तो वो आके 10% वेरिएशन के साथ बताएगा। मैं बोलूँगा तुमको पहले 15 दिन में 50% रिलीफ होएगा, तो वो 40 बताएगा या 60 बताएगा। ये होती है प्रैक्टिस। हम पेशेंट को साफ बोलते हैं कि ये ऐसा ऐसा डायलिसिस चल रहा है, तो हम बोलते हैं देखते हैं हम कितनी मदद कर पाएंगे। ये सब कैंसर है तो देखते हैं हम कितनी मदद कर पाएंगे। तो मे भी हम बोलते हैं कि हम सिम्टोमेटिक कुछ पेन वेन कम कर सकते हैं, हम क्योर नहीं कर सकते। दैट इज अ प्रैक्टिस व्हिच रियली शुड बी डन बाय। डॉक्टर अरोरा, आई थिंक यही क्रेडिबिलिटी भी बिल्डअप करता है। आप अगर 100 पेशेंट देखकर 10 को भी झूठ बोल देंगे, और ये तो आपका पेशा ऐसा है कि वर्ड ऑफ माउथ से ये सारी चीजें और ज्यादा स्प्रेड होती हैं कि अगर मुझे कभी रिलीफ मिला होगा और मेरे जानने में कोई पूछेगा तो आई विल से कि हाँ ठीक है डॉक्टर अरोरा को जाके दिखा लो। मगर अगर मुझे चीटेड फील होगा एंड समबडी इवन कम्स टू मी एंड रेकमेंड्स कि मैं सोच रही हूँ कि सर के पास चली जाओ, तो मैं ही रोक दूंगी। राइट। हाँ, और कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअली इसी में एक इंडिविजुअल को नुकसान तो कम होता है, पैथी को नुकसान हो जाता है। बार बार आयुर्वेद शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। आयुर्वेद वाले ऐसे, आयुर्वेद कुछ नहीं करता, आयुर्वेद वाले कहते हैं। तो आयुर्वेद एक्चुअली वो हमें पिंच हो रहा है कि आयुर्वेद कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है। आयुर्वेद कहीं ना कहीं अपनी ग्लोरी को लूज करता है जब ओवर क्लेम्स करके कुछ नॉनसेंस लोग जो आयुर्वेद के है भी नहीं, एक्चुअली जो आयुर्वेद के हैं वो ऐसा काम करते नहीं है, जो जेन्युइन प्रैक्टिशनर है, लेकिन ऐसा होता है। तो अब चीज़ें ये हैं कि हम खुद से खराब कर रहे हैं। अब घी की हमारी बात चल रही थी, तेल की हमारी बात चल रही थी, अब तेल को रिफाइंड बना दिया। अब निहारी का तेल इन जनरल, आपसे मैं पूछता हूँ, प्रैक्टिकल बातें करते हैं। अगर कहीं पर भी घर में कुछ भी ब्लॉक है, एक छोटे से ताले को लेके कोई बड़ी सी मशीन, आप उसको वहाँ मूवमेंट देने के लिए कि वो चाबी घूम जाए, ताला खुलने का मतलब क्या, चाबी घूम जाए, मतलब उसकी गति आ जाए। ठीक है, मशीन रुकी हुई है मतलब मशीन चल जाए, वहाँ गति आ जाए, उसके लिए कौन सी चीज़ आपको दिमाग में आती है? पहले पहले ऑयल आता है। ऑयल आता है, तेल आता है ना। मतलब बाहर, और हम ये भी कहते हैं यत्र पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में हो रहा है वही इस पिंड में हो रहा है, कहते हैं ना। हैं भाई, ब्रह्मांड में तो तेल सबको गतिशील बना रहा है और बॉडी में वो ब्लॉकेज कर रहा है। सर गेटिंग योर पॉइंट? आई एम गेटिंग योर पॉइंट। और मुझे लग रहा है आप, और दूसरा ये कि अब घी की बात भी हम यहाँ पे ले लेते हैं जी। आप ये बताइए कि बॉडी, हम लोग जो है होम्योथर्मल है, हमारी बॉडी टेम्परेचर ऐसे तो है नहीं कि गर्मियों में ऊपर चला जाता है और सर्दियों में नीचे आ जाता है। हमारा टेम्परेचर वही 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास फिक्स रहता है, किसी का 1 डिग्री ऊपर, किसी का 1 डिग्री नीचे। अब आप ये बताइए कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे किसके घर में शुद्ध घी वो जमा हुआ होता है? सबका घी पीला होता है। मतलब वो घी बाहर आपके किचन में तो 36-37 में, जबकि उसमें गर्मियों में एसी भी चल रहा है। आजकल तो किचन तक एसी का प्रभाव थोड़ा भी ठंडा रहे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और मौसम भी रात में भी ठंडा होता है, उसमें टेम्परेचर उतना 36-37 नहीं रहता, बट शरीर में तो पूरे टाइम 36-37 है। वहां घी कैसे जम जा रहा है जाके? इसका मतलब है कि वो जो चीज जम रही है वो घी है ही नहीं। ये गेटिंग माय पॉइंट ना? आई एम गेटिंग योर पॉइंट। वो घी है ही नहीं। अगर अंदर जाके तेल ब्लॉकेज कर रहा है तो समझ लो वो तेल है ही नहीं। आज के टाइम पे निहारिका गॉल ब्लैडर स्टोन जानते हैं क्यों हो रहे हैं? गॉल ब्लैडर स्टोन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि गॉल ब्लैडर का काम है आपके बाइल को स्टोर करना। जो लीवर में बाइल बना, बाइल हेल्प्स इन फैट डाइजेशन, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज द फंक्शन ऑफ बाइल।
आप समझिए कि ये जो माइक है ये हमारा लीवर है, यहाँ से ये आ करके ये हमारा जो है थैली लटक गई गॉल ब्लैडर, एंड यहाँ से कनेक्टिविटी आगे जा रही है, ये जा रहा है छोटी आंत में, ड्यूडेनम में जा रही है, ठीक है। जब आप ये बाइल बन गया, यहाँ के स्टोर हो गया, उधर आपने कितना घी खाया उस हिसाब से यहाँ सेंसर लगे हुए हैं, वो उतना ही गॉल ब्लैडर कॉन्टैक्ट करता है और यहाँ से बाइल को भेजता है, सो दैट फैट का इमल्सिफिकेशन हो गया, डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो सके। लेकिन व्हेन वी आर नॉट ईटिंग दैट फैट, ठीक है जी, तो ये सेंसर स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, यहीं पे ये बाइल रुक जा रहा है, और वही यहाँ पे हम बोलते हैं ना कंक्रीशंस बन गए, उसके कुछ वहाँ पे कीचड़ सा बन गया, स्लज बन गई। ये क्या है स्लज? ये स्लज वही है, वो वहाँ पे रुका हुआ है क्योंकि आप खा ही नहीं रहे, कुछ वो निकल नहीं रहा। और अच्छा, फिर अब ये भी क्वेश्चन आता है, कुतर्क तो बहुत है ना, घी तो बहुत, आप एक तरफ से कहते हो फ्राइड मत खाओ, अरे भाई फ्राइड जिस चीज में हो रहा है वो घी नहीं है, वो सेंसर घी के लिए है, वो सेंसर घी के, जब घी वहां पहुंचता है तब वो कॉन्टेक्ट करता है, वो घी है ही नहीं, वो घी जैसा कुछ है लेकिन वो सेंसर तो घी जैसे कुछ के लिए तो है नहीं। यू गेटिंग माय पॉइंट ना, मैं समझा पा रहा हूं ना आपको। जी 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 सर। आपने कहा कि दूध है, हमारे बड़े तो दूध खूब पीते थे, दूध और दूध के उत्पाद, दूध घी मक्खन कहाँ घरों में नहीं खाया जाता था, खूब खाया जाता था, लेकिन वो दूध था। आज जो हमें हमारे घरों में आ रहा है वो दूध नहीं है। मैं तो, एक किसी व्यक्ति ने पूछा दूध के बारे में आपको क्या विचार है, तो ये मैं चाइना में था उस समय, और ये खाने पीने को लेके, डाइटरी करेक्शंस एंड लाइफस्टाइल को लेके एक संगोष्ठी थी, तो उसमें काफ़ी लोग, मेरे ख्याल से 50 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आए हुए थे, मैं भी अपने इंडिया की तरफ से गया हुआ था जी। तो वहाँ पर दूध की बात हुई, तो मैं वहीं पर ही मैंने एक कविता रची चाइना में बैठ करके कि भारी पड़ा रुपया विष से दूषित हो गई गैया, भारी पड़ा रुपया विष से दूषित हो गई गैया, कहाँ गई वो मैया मेरी कान्हा वाली गैया। वो जो कान्हा मेरे लेके घूमते थे वो गैया कहाँ गई? अमृत सा दूध जो था वो अब विष लगा कहलाने। अमृत बोलते थे दूध को, और अब क्या बोलते हैं? व्हाइट पॉइजन मिल्क। अमृत सा दूध जो था वो अब विष लगा कहलाने, संपूर्ण आहार जो था वो अब रोग लगा फैलाने। आप बचपन में, मुझे नहीं पता आप कितने साल के, लेकिन हम लोगों ने वो समय बिताया जब हमारा क्वेश्चन आता था प्राइमरी क्लासेज में कि संपूर्ण आहार किसे बोलते, तो हम जवाब दे के आते थे दूध। तो संपूर्ण आहार जो था वो अब रोग लगा फैलाने। देसी नस्ल की गैया को फिर वापस अपनाना है, दूध दही और मक्खन के गौरव को पुनः फैलाना है। हम वसुदेव कुटुंबकम वाले शास्त्र पुनः उठाएंगे, हम सब मिल मंगल गाएंगे, पूरे विश्व को स्वस्थ बनाएंगे, पूरे विश्व को स्वस्थ बनाएंगे। निहारिका जी, बहुत कुछ है करने को। ये जो काऊ है, हमने अपनी जो गाय माता है उसको भी प्योर नहीं रखा, और फिर उसके बाद उसका जो उत्पाद निकल के आया, ठीक है, दूध, जो दूध वो था नहीं ना, वो तो केमिकल है। फिर हम कहते हैं कि दूध गंदा है, दूध गंदा नहीं है, हमारे द्वारा दूषित दूध गंदा है, हमारे द्वारा आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड दूध गंदा है। आज वो गाय जो प्रेग्नेंट नहीं होती, गर्भाधान जिसमें नहीं होता, बाज गाय, वो भी दूध दे रही है। आज अगर टोटल मिल्क प्रोडक्शन आप इंडिया का देखें तो 1/4 ऑफ हमारा पशुधन जो है, दूध उत्पादक जो हमारा एनिमल्स हमारे साथ हैं, उसका 4 टाइम्स है। कहां से आ रहा है दूध? फिर उसी दूध से पनीर बन रहा है, उसी दूध से घी बन रहा है, उसी दूध से सब कुछ बन रहा है। इंडिजिनस काऊ, एक्जोटिक काऊ, मिक्स ब्रीड काऊ, ये सब कंसेप्ट आ गए भाई। A1 मिल्क, A2 मिल्क। तो आज अब ये जो पिछले 15 मिनट की कथा, इसका प्रसाद देखो कुछ ना कुछ टेक अवे। देखो निहारिका, दूध 2 तरह के हैं मार्केट में, एक A1 टाइप, एक A2 टाइप, ठीक है। जो A2 टाइप है वो ड्रिंकेबल है, वो अच्छा है, क्वालिटी में सुपीरियर है। जो A1 टाइप है वो एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है कि ये जो दूध होता है इसमें कैसीन प्रोटीन होता है, हम सब जानते हैं, और प्रोटीन जो बनता है वो अमीनो एसिड्स की चेन होती है, ठीक है। एक कैसीन प्रोटीन में 207 अमीनो एसिड्स होती हैं,
चेन पूरी बनी हुई। 69th नंबर पे अगर अमीनो एसिड प्रोलीन है तो वो A2 टाइप मिल्क है। ओके। अगर 69 नंबर पर प्रोटीन जो अमीनो एसिड है वो हिस्टिडीन है तो A1 टाइप मिल्क है। ये जो A1 टाइप मिल्क है इन जनरल या तो विदेशी नस्ल की गाय जो एक्जोटिक काऊ है और दूसरा मिक्स ब्रीड जो है उसमें पाया जाता है। और जैसे ही आप इस दूध को पीते हैं या बच्चे पीते हैं ये पेट में टाइम से पहले ये चेन ब्रेक हो जाती है और एक केमिकल बनता है जिसका नाम है बीटा कैसोमॉर्फिन। और ये बीटा कैसोमॉर्फिन बहुत डेंजरस केमिकल है जो जाकर के हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस कर रहा है, जो हमारे पैंक्रियाज को डैमेज करके हमें डायबिटीज की नींव रख रहा है हमारी बॉडी में। और बच्चों के जो 3 साल से छोटे हैं जिनके ब्लड ब्रेन बैरियर डेवलप नहीं किए उनके ब्रेन में घुसकर उन्हें ऑटिस्टिक बना रहा है। सो टेक अवे ये है इतने डिस्कशन का कि आपको अगर आज इंक्लाइंड हैं, आप हेल्थ ढूंढ रहे हैं और उसमें आपको एक मैसेज मिलता है कि गाय का दूध अच्छा है तो प्लीज मेक श्योर कि वो गाय प्योर ब्रीड देसी नस्ल की हो, इंडिजिनस काऊ हो। अगर आप श्योर नहीं हैं तो भैंस का दूध पी लीजिए, गाय का दूध मत पीजिए, क्योंकि फॉर्चुनेटली अभी तक भैंस का दूध A1 रिपोर्ट नहीं हुआ है। अच्छा, अगर कोई आम इंसान है, मान लीजिए मैं जा रही हूँ मार्केट में, आजकल तो सब लोग टेट्रा पैक्स खरीदते हैं, बहुत सारे टेट्रा पैक्स पे A1 A2 लिख कर आता है, बहुत सारे पैस्चराइज मिल्क के पैकेट्स में तो ये लिखा भी नहीं होता है, पता कैसे करूंगी? एग्जैक्टली तो अब आपको अगेन देखो, मैं फिर कहता हूँ निहारिका, जब मंगल पे जाके जीवन तलाश सकते हैं तो अपनी धरती पे तो कम से कम मंगल कर सकते हैं ना, अपने जीवन में तो मंगल ला सकते हैं ना। तो मुझे लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन अब टाइम आएगा, अब टाइम आएगा, लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस है। मुझे लग रहा है कि लोगों का ध्यान इस तरफ कम है, लोग मान चुके हैं कि उन्होंने अब 70-75 साल ही जीना है और उतना अगर नहीं वो सर, मान लेंगे 40-40 साल, 30-30 साल पे लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है। एग्जैक्टली मैंने फिर बोला ना कि आपका खान पान, आपकी तनावपूर्ण एकदम स्ट्रेस्ड जीवन शैली, कहीं ना कहीं आपका, आप देखो, वात पित्त कफ शारीरिक दोष हैं और रज और तम मानसिक दोष हैं। और आचार्यों ने साफ लिख दिया कि आप जो है वात पित्त कफ के लिए तेल, घी और मधु का सेवन करते रहिए। अपने जो एक तरह से प्रोसीजर्स डिटॉक्स के लिए, वो उसके लिए वस्ती, विरेचन और वमन कराते रहिए, ठीक है। और धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम, अपने रज और तम को सही सम रखने के लिए आप जो है बुद्धि को अच्छा रखिए, धैर्यवान बनिए, आत्मादि विज्ञानम इस आध्यात्मिक ज्ञान को जानिए। आपको रास्ता दे तो दिया, अब आप जो है उस पर काम ही नहीं कर रहे तो बीमार पड़ेंगे। निहारिका, कोई अगर बोलता है मुझे अपना जीवन अच्छा करना है, मुझे स्वस्थ रहना है, और उस मेरे ख्याल से स्वस्थ रहना इस जीवन का सबसे बड़ा सुख है। बिल्कुल ठीक है। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है ना, तो फिर मैं तो वेदों की वाणी बोलता हूँ, तो कोई बोले कि जीवन में क्यों आए हो तो हमारा शास्त्र बोलता है कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आपने भी सुना होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक है। अब ये चारों अलग अलग हैं, बिल्कुल। धर्म का रास्ता अलग है, अर्थ धन अर्जन का रास्ता अलग है, काम इस भौतिक सुख भोगना, और मोक्ष का मतलब है अपने को सात्विक बनाना, अपने अंदर से हर बुराई से मुक्ति पाना। चारों अलग अलग है ना। इन चारों में एक समता है, इन चारों के लिए एक रास्ता है, वो है आरोग्यता। अब पूरा सूत्र सुनिए, धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आप किसी भी रास्ते पे चलना चाहें तो सबसे पहले आरोग्यता एक पहली शर्त है, आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। ठीक है, कह दिया। अब इससे आगे बढ़े। हमारा शास्त्र मैथमेटिकल है निहारिका, कोई समझाने वाला नहीं है। पहला सूत्र हमने जान लिया कि धर्म अर्थ, हम पैदा किस लिए हुए, हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष। और एक चीज और बताया तुम निहारिका, यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि तुम धर्म के रास्ते पे चलो कि कोई अर्थव्यवस्था, आपको सब पे चलना है, आपको सब पे चलना है, हर दिन चलना है। मतलब आपको धर्म का काम भी करना है, आपको रोज धन अर्जन भी करना है। आपके लिए धन कौन कमाएगा भाई? आपने इस भौतिक शरीर को पाया भगवान से, तो इसको पालेगा पोसेगा कौन? इससे आगे प्रजनी कौन बढ़ाएगा? फिर उस प्रजनी को कौन पाले? तो धन अर्जन भी करना है। फिर भौतिक शरीर दिया ना, काम क्या बुरी चीज थोड़ी है, भौतिक सुख भोगो ना भाई। भौतिक सुख मन को आनंदित करेंगे ना आपके, तो मन का भी खुश रहना बहुत जरूरी है। मन अगर ग्लानि में है, मन अगर दुखी है, तो फिर आप क्या आगे किसी के लिए करेंगे? अपने लिए भी नहीं करेंगे, किसी के लिए भी नहीं करेंगे। मन खुश होता है तो हम किसी को दान भी दे देते हैं, आज मन बहुत खुश है, ले जा,
तो हमें हमें मन को भी खुश करना है, भौतिक सुख भी भोगना है। एंड मोक्ष का मतलब जो है ना निहारिका, मुझे नहीं पता मैं कितना गलत कितना सही, लेकिन मैंने अपने लिए जो मोक्ष का मतलब है, मोक्ष का मतलब बुराई से मुक्ति। तो एवरी डे आप अगर कोई एक बार स्वावलोकन करते हैं कि भाई मेरे से क्या चीज़ गड़बड़ हो रही है, कुछ ऐसा तो नहीं जो मैं अपने तन के लिए खराब कर रहा हूँ, कुछ ऐसा तो नहीं जो मैं अपने मन के लिए खराब कर रहा हूँ, कुछ ऐसा तो नहीं जो मैं समाज के लिए खराब कर रहा हूँ, कुछ ऐसा तो नहीं जो मैं धर्म के लिए खराब कर रहा हूँ, कुछ ऐसा तो नहीं है जाने अनजाने मेरे से देश के लिए खराब हो रहा हूँ। ठीक है, और आपने सोच करके कहा कि तन की बात मैं करता हूँ पहले कि मैं चाय अधिक पी रहा हूँ, और आपने ये प्रण ले लिया नहीं मैं चाय अब एक पीऊँगा, अगर फिर पीनी पड़ेगी तो मैं दूध वाली चाय नहीं पीऊँगा, मैं ब्लैक टी पीऊँगा या मैं लेमन टी पीऊँगा या मैं हर्बल टी पीऊँगा। तो मतलब आप मोक्ष के रास्ते पे हैं। अपनी बुराइयों को स्वावलोकन करके ढूंढ करके उससे बाहर निकलने का प्रण लेने का मतलब है कि आप मोक्ष पे हैं। So nicely explained. तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों साथ साथ चलने हैं। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, मरने के बाद किसने देखा क्या मिलना है। धर्म भी अभी होगा, धन भी अभी अर्जन होगा, भौतिक सुख भी अभी भोगना है, अभी मोक्ष के रास्ते पे चलना है, और इसके लिए चाहिए आरोग्यता। अब ये हो गया। अब देखिए भगवान ने हमें आरोग्य रखने के लिए क्या दिया, आयुर्वेद दिया। अब आयुर्वेद का पहला अध्याय पहले क्या लिखा जाता है कि ये आयुर्वेद लिखने का प्रयोजन क्या है, व्हाट इज इंटेंशन अबाउट दिस मोटा सा ग्रंथ। ठीक है, तो वहां पे एक सूत्र आता है प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, फिर आता है आतुरस्य विकार प्रशमम च, यानी कि आयुर्वेद लिखने का मेरा पहला प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा। बाद में है आतुरस्य विकार प्रशमम च, अगर आतुर बोलते हैं रोगी को कि अगर रोगी हो गया तो उसके विकार को कैसे प्रशम ठीक किया जाए, दैट इज द सेकेंड इंटेंशन ऑफ आयुर्वेदा। सो वी आर सो फॉर्चुनेट इंडियंस कि हमारे पास वो ग्रंथ है जो पूरे विस्तार के साथ, पूरे तर्क के साथ, पूरी वैज्ञानिकता के साथ स्वस्थ रहने की बातों को सिखाता है। तन को कवर करता है, वात पित्त कफ को कवर करता है, मन को कवर करता है, रज तम को कवर करता है, फिर बताता है मन के दोष को कंट्रोल में रखने के लिए धी धैर्य आत्मा दे विज्ञानम, और तन को वात पित्त कफ को कंट्रोल करना तो ये चीजें खाओ और ये प्रोसीजर करो टाइम टू टाइम, तो आप ठीक होंगे। सर जहां आप मन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे, और आजकल सब लोगों का इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल हो गया है कि 9 to 5 तो भूल ही जाइए, इंसान राउंड द क्लॉक काम कर रहा होता है, सोने का कुछ हिसाब किताब नहीं है। कभी इंसान कोई सीरीज ही लेकर बैठ गया है, 4 बजे तक देख रहा है, फिर एकदम से भूख लग गई तो सोचा कि चलो ठीक है, क्विक डिलीवरी ऐप्स हैं, तुरंत खाना मंगा लेते हैं, खाना भी आ गया, 2-3 बजे खाना चल रहा है, जितना खाया फ्रिज में डाला वही चीज़ सुबह ब्रेकफास्ट हो गई। तो ये लाइफस्टाइल जब इंसान की बन चुकी है, अपना तो नहीं बता रही हो ना? नहीं मेरा नहीं। आप इतना कॉन्फिडेंटली ये सब बोल के मुझे लग रहा था कि नहीं, क्योंकि निहारिका कोई सीरीज देख रहे हैं। नहीं, देयर हैज बीन अ पक्का फेज मुझे लग रहा है कभी-कभी करती हो? नहीं, अब नहीं करती हूँ। थैंक यू। हाँ, बट द रियलिटी इज कि कई बार आप इस लाइफस्टाइल को छोड़ भी नहीं सकते हो ड्यू टू योर वर्किंग कंडीशंस। कई बार हो सकता है कि आपकी ऑफिस में ग्रेवयार्ड शिफ्ट है, क्या पता आपका जाने का समय ही रात के 9 बजे है, आप सुबह तक काम कर रहे हैं। तो ऐसी जब लाइफस्टाइल है, निहारिका इंटरप्ट कर रहा हूँ जी, 1% लोगों के साथ ऐसा है, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो वायलेशंस कर रहे हैं। 1% लोगों की मजबूरी है, तो वहाँ भी तरीके हैं हमारे पास, वहाँ भी तरीके हैं कि अगर आपको लेट नाइट खाना है तो यू ईट लेसर, यू ईट समथिंग लिक्विड सो दैट पेट भी भर जाए आपका, ठीक है, लेकिन खाना पच भी जाए। तो मुझे लगता है कि जो एक्सक्यूज, जो जेन्युइन एक्सक्यूज है वो 1% लोगों के पास है, वायलेशन 50% लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने तो मेरे सवाल का जवाब इतनी सी बात से दे दिया। जब हम लोग क्लीन डाइट की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई मैं मैदा नहीं खा रहा हूँ, ग्लूटेन फ्री हो गए हैं, अब हम लोग आटा भी नहीं खाते हैं, हमें कार्ब्स कम करने हैं तो हमने चावल भी छोड़ दिया है। खाए क्या इंसान? उबली हुई सब्जियां खा रहा है, क्यों ब्रेड खा रहा है छोड़ भाई? दी है। मैं तो कह रहा हूँ आप छोका मारो अच्छे से, मैं तो वो डॉक्टर भी नहीं हूँ जो कहता है छोका भी पानी से मारो। मगर सर इन सारी चीजों को आप देखो निहारिका, हमारे बड़ों ने, जब अगर हम वैज्ञानिकता की बात करें, हमारे यहाँ तो षडरस युक्त भोजन बोला गया है कि 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण
तिक्त उष्ण कषाय, मीठा भी होना चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए, नमकीन भी होना चाहिए, तिक्त मिष्ट तीखा भी होना चाहिए, और फिर वो जो मिर्ची उष्ण है गरम, वो भी खाना चाहिए, और कषायला भी होना चाहिए। तो ये 6 रस युक्त भोजन होना चाहिए। हाँ। ठीक है। अब आप देखिए, उसके बाद हमने तो कभी ये नहीं कहा कि आप तेल मत खाइए, घी मत खाइए, आप ये मत खाइए। तो कहने का मतलब मोटे मोटे अगर आज के विज्ञान को भी लें तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को तो कंप्लीट डाइट बोलती है ना। तो आप फैट कैसे हटा सकते हैं? मुझे बताइए, क्या फैट रिक्वायर्ड नहीं है बॉडी में? बिल्कुल है। आज बहुत सारी हमारी जो फंक्शनिंग है, जो बहुत सारी हमारी डेफिशिएंसी है, वो इसलिए गड़बड़ हो रही है क्योंकि हम फैट नहीं बॉडी में पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं, इन जनरल निहारिका, हम सब वीक हैं। सबसे पहला क्या सिम्टम आ रहा है? सब कमजोर, थके हुए हैं, सारे थके हुए हैं। और फिर जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम एक बात कहते हैं, थोड़ा विटामिन लिख दो डॉक्टर साहब, कुछ विटामिन, मल्टी विटामिन लिख दो, ऐसे बोलते हैं ना। अरे विटामिन जो हैं उनकी भी अगर केमिस्ट्री को जानेंगे तो जो विटामिन बी एंड सी है, दे आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है। विटामिन ए फैट सोल्यूबल, विटामिन डी फैट, डी सबका कम आ रहा है ना, वो कैसा है? फैट सोल्यूबल। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला विटामिन ई फैट सोल्यूबल। अब आप विटामिन ए को दिमाग में रख के कि हम सारा दिन कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, थोड़ा आंखों के लिए सुना है विटामिन ए अच्छा होता है, चलो गाजर का जूस किसी तरह से मंगा के, सीजन में तो मिलता है, ऑफ सीजन में भी कहीं से इम्पोर्टेड मंगा करके हम गाजर का जूस पिए, और फिर अपना वो पॉडकास्ट देख लिया कि साहब तेल घी से चौका किस लिए लगाना, बोला आपने अपने इंटेस्टाइन को एब्सोल्युटली फैट फ्री किया हुआ है। अगेन अनजाने में। हाँ। अच्छी हेल्थ की तलाश में, गलत काम लेकिन अनजाने में। अब वो जो आपने गाजर के गिलास जूस का पिया ना, कैन यू बिलीव, वो बेकार है सब। विटामिन ए को अगर फैट नहीं मिला इंटेस्टाइन में, वहां पे माइसेली नहीं बने, वो खत्म हो जाएगा, वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, कोई नरिशमेंट नहीं मिला आपको। क्या कर रहे हो? जो ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन, ये कहते हैं कि ये एक्चुअली ब्रेन को घी चाहिए। जो धी धृति है ना, धी धृति स्मृति, आपकी जो किसी चीज को लर्न करने की पावर, फिर उसे रिटेन करने की पावर, फिर उसको रिकॉल करने की पावर। अगर एक सिंगल ईटेबल आप मुझसे पूछें कि कौन ये देगा, बिल्कुल घर के किचन की चीज, तो जानते हैं क्या जवाब है इसका? मेरा नहीं, शास्त्रों का, घी। आप कोई चीज इन जनरल व्हेन वी स्टडी और हम कुछ भी सीखते हैं तो कौन से 3 स्टेप होते हैं? पहले उसको सीखना, उसको फिर रिटेन करना, फिर रिकॉल करना। जब 1 साल पहले हमने आज सीखा किसी चीज को, 1 साल बाद वही काम हुआ तो हम कहते हैं क्या था, अच्छा अच्छा अच्छा, इसे राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट करेंगे और ऊपर कर देंगे तो काम हो जाएगा। आपने रिकॉल किया ना फटाफट, है ना। तो ये जो सीखना, लर्निंग, फिर जो इसे संभालना मतलब रिटेनिंग, फिर उसको समय पे जरूरत पड़ने पे निकालना मतलब रिकॉलिंग, ये कौन कराता है? ये घी कराता है। इसलिए आज सारे ये कहते थे ना, पढ़ाता था पढ़ाता था पढ़ाता था पढ़ाता था पढ़ाता था करते रहते हैं ना। घी नहीं खा रहे, घी खाओ लेकिन शुद्ध। कितना घी खाना चाहिए? आहार की मात्रा। मैं आज निहारिका सारा कुछ जो भी कुछ कहूंगा मैं शास्त्रों के आधार पर कहूंगा। सर बिल्कुल। देखिए, ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, सिंपल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितना खाना चाहिए? ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि खाने की क्वांटिटी को हम किसी के लिए फिक्स नहीं कर सकते। वो डिपेंड करती है उसके अग्नि बल के हिसाब से। एक व्यक्ति जिस खाने को खा करके आनंदित हो रहा है, बीमार नहीं पड़ रहा है, मतलब वो उसकी सही खुराक है। उद्गार शुद्धि उत्साहो, वेगो उत्सर्गो यथाउचित है, और लघुता अच्युत पिपासा च जीर्ण आरस्य लक्षण। आप कहेंगे कि हम खाना सही से पचा रहे हैं, आपने कहा जितने से आनंद आ जाए, जो खाना पच जाए वो मात्रा है। उसकी पहचान बता रहा हूं मैं आपको, फिर शास्त्रों का श्लोक सुना के। बिल्कुल। जिस खाने को खा के उद्गार शुद्धि, आपको शुद्धि की उद्गार, अगर डकार आती है तो शुद्धि की आए, मतलब खट्टी डकारें ना आए। उद्गार शुद्धि उत्साह हो, जिस खाने को खाने के बाद आप कहें कि अब भोजन मिल गया, अब बताओ क्या काम कराना है। हमें तो ऐसा लगता है भोजन मिल गया, अब सो जाते हैं। क्योंकि हम लोग इतने सारे लोग हैं जिनको ये फील होता है, भाई कौन है जिसको खाना खाने के बाद एनर्जी आती है, मतलब खाना खाने के बाद सोना आता है। एग्जैक्टली, तो सब उल्टा तो हो रहा है। वो बोल रहा है उद्गार शुद्धि उत्साह हो, ठीक है। वेगो सर्गो यथाउचित है। हमारे जो वेग हैं, जैसे मल का, मूत्र का, वो एकदम यथाउचित, बिल्कुल सही टाइम पे आपको वेग हो रहा है उनका, है ना। लघुता,
पूरे टाइम शरीर में हल्कापन बना रहे, छुत पिपासा, चाहे समय से भूख लगे समय से प्यास लगे, तो इसका मतलब है कि आपकी आहार की मात्रा भी ठीक थी, आपका खाने का समय भी ठीक था, आपके खाने की चीज़ों के कॉम्बिनेशन भी ठीक थे और आपका खाना खाने का तरीका भी ठीक था। तो क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉम्बिनेशन, टाइमिंग एंड वे ऑफ ईटिंग, निहारिका 5 चीज़ें। फिर एक टेक अवे, अगर आप मुझे बोलते हैं डॉक्टर साहब कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारी थाली खाने की ठीक हो, तो इन जनरल सब लोगों की एक ही दुहाई होती है, आपको भी बहुत सारे लोग मिलते होंगे कि क्वालिटी ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है। प्योर खाना नहीं निहारिका, मिलता है, अच्छा नहीं। क्वालिटी मैटर्स बाई 20%। बस। उसके बाद कितनी क्वांटिटी में आपने खाया, नंबर 2। नंबर 3, कॉम्बिनेशन, कौन सी 2 चीजें एक साथ खाई जा सकती हैं और कौन सी 2 चीजें अच्छी होने के बावजूद एक साथ नहीं खाई जा सकती, ये तो जरूर इसका बताइएगा। ज्ञान। एंड नंबर 4, हाँ। खाना खाने का समय। सब बायोलॉजिकल क्लॉक है भाई, ऐसा नहीं कि जब मनो तब खा लो। और नंबर 5, खाना खाने का जो तरीका है, विधि है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितनी क्वालिटी ऑफ फूड। मैं एक सेइंग बोलता हूँ यहाँ पे कि वो हमारा जो थाली होता है ना, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। ठीक है, सॉलिड में चपाती हो गई, राइस हो गई, सूखी सी सब्जी हो गई, ये सब पड़ा होता है। और लिक्विड का मतलब पानी है, सूप है, जूस है, छाछ है, वटेवर। वो व्यक्ति जो अपनी थाली के सॉलिड पार्ट को पिएगा और लिक्विड पार्ट को खाएगा, समझो कि उसने 75% तो पेट के रोगों की संभावना को वहीं खत्म कर दिया। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से वो होगा ही नहीं। और पेट के रोग यानी कि अग्नि की मंदता या अग्नि का डिस्टर्ब हो जाना, ये बड़े बड़े रोगों की जड़ होती है। तो सोचो मैंने क्या बोला कि थाली के सॉलिड को पीना है और थाली के लिक्विड को खाना है। कैसे? सिंपल निहारिका, सिंपल। आपने जो भी अपना सॉलिड उठाया उसको इतना च्यू करना है कि जब वो आपका फूड पाइप ओइसोफेगस क्रॉस करे और पेट में पहुंचे तो वो रस बन के पहुंचे, तो इसे बोलते हैं सॉलिड को पीना। इतना आराम से खाइए कि उसे इतना च्यू कीजिए कि वो पहुंचे। मतलब आप ऐसे परेशान मत होइए कि फिर तो सारा मैं तो ये सोच रही हूँ 15 मिनट का लंच टाइम मिलता है लोगों को ऑफिस में, इंसान क्या खाएगा? रहो बीमार तो मेरे ख्याल से हेल्थ आपकी लास्ट प्रायोरिटी है, खत्म बात। बट एक्चुअली सर हमारे कॉर्पोरेट सेटअप में तो यही प्रॉब्लम है। आप 15 मिनट कहीं नहीं मिलते, और 15 मिनट अगर वास्तव में मिलते हैं तो 15 मिनट भी मोर देन सफिशिएंट। जितना खाना हम आप लोग कम से कम 1 रोटी खा के उठने वाले लोग, 15 मिनट आपके लिए आप बहुत मोर देन। मैं 3 रोटी खाती हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है हाँ। चबा के खाना खाइए। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप हेल्थ के लिए, हेल्थ के डिस्कशन कितने करते हैं, दिन भर तो हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब जब वास्तव में खाना खाना जो हेल्थ का हमारा बेस है उसका समय आता है, तब हमारे चल दिए काम मैं तो बता रहा हूँ आपको, लोग नाश्ता कैसे करते हैं, परोठी रोल किया और जैसे मतलब दौड़ के गाड़ी में बैठना है तो बस किस तरह से फिनिश करना है, बस अंदर चला जाए, अंदर चला बस बात खत्म। अंदर जाने की भी मैं आपको केमिस्ट्री बताता हूँ, अभी बताता हूँ क्या हम चूक करते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपने ऐसे अगर ले लिया तो फिर आप इतना तो 75% तो नंबर ले आओ, 100 में से 75 तो ले आओ, 100 मत लाओ। निहारिका हमारे बड़े बड़े समझदार थे, हाँ। उन्होंने 60% पे फर्स्ट डिवीजन बोला। कह रहे 60% नंबर आ गए तो फर्स्ट डिवीजन, तो मैं 60% तो चबा लो। हाँ। ठीक है, 75 पे तो बोलते थे पास विद डिस्टिंक्शन। हाँ। तो हम मौका तो आपको 100% का देते हैं, लेकिन 60 तो ले आओ। उसके बाद फिर ग्रेस मार्क्स देने के लिए वो बैठा ना एसिड पेट में, वो उसे गला देगा। गेटिंग पॉइंट ना? देखो भगवान ने क्या फिजियोलॉजी बनाई, सबसे पहले च्यू करने के लिए आपको दांत दिए। हाँ। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई चीज चबाते हैं, मैश करते हैं तो वहां पे लिक्विड चाहिए, तो आपको चिकना चिकना सलाइवा दे दिया है। देखो कमाल। उसके बाद फिर यहाँ पे गया कि तुमने निहारिका ने जलेबी खाया होगा तो चलो जल्दी से एसिड आएगा। हाँ। वो एसिड उसको गलाएगा और धीरे धीरे रस बना करके छोटी आंत में भेजेगा, जहां पर वो रस को हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करेंगे पोषक रस में। फिर पोषक रस प्रॉपर अगर बना तो इट विल गेट एंट्री इनटू द सिस्टम, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा और वहाँ पे वो धातु निर्माण जो है, रस, रक्त, मांस, मेद, आप देखो ना, आप लौकी, तोरी, टिंडे, परवल खा रहे हो, आप आलू गाजर खा रहे हो, और बन क्या रहा है? रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, आपके मसल्स। सोचो क्या मशीनरी है। ठीक है, अब आपने बात की थी कि किस तरह से अंदर चला जाए।
अब आप मुझे ये बताइए कि आपने किसी तरह से खाने को अंदर पहुंचा दिया, ठीक है, और फिर आप, क्योंकि वो फंस रहा था गले में, तो आप क्या गलती करते हो, फिर खाना अंदर पहुंचाना, फिर पानी उठाते हो, और टाइम तो है नहीं, गड़ 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 गड़। ठीक है। अरे भाई, वो आपके पानी के प्रेशर से, पानी का काम क्या होता है, एक तो सॉल्वेंट है अच्छा, कि कोई भी चीज़ तैर के निकल जाती है, और धक्का मार रहे हो ऊपर से इससे, तो मोटा टुकड़ा कहाँ पहुंच गया, आंत में पहुंच गया। जो चीज़ गल के जानी थी इंटेस्टाइन में, वो कैसे मोटी मोटी पहुंच गई। अब आप बताइए, जब मोटा टुकड़ा आंतों में पहुंच गया निहारिका, मैं तो हर जगह हर पॉडकास्ट में एक एग्जांपल देता हूँ, इतना सिंपल जो सबको पता होना चाहिए। ये समझिए लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, और मैं अभी माचिस की बड़े वाली एक डिब्बी मंगाता हूँ, और हम दोनों लोग, क्या सारे लोग और बुला लेते हैं, जो कैमरा मैन वगैरह सब खड़े हैं, सब पढ़े लिखे हैं, हम इसको जलाते हैं। मेरे ख्याल से ये काला पड़ जाएगा लेकिन जलेगा नहीं, माचिस की डिब्बी खत्म हो जाएगी, है। अभी इसी का मैं बुरादा बना दूं, 2 तिल्ली बहुत है ना, बिल्कुल। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो हम बाहर देख रहे हैं वो यहीं आ रहा है। अगर आपने रस बना के छोटी आंत में पहुंचाया, तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो बढ़िया से हमारे जो है उसको पचा लेंगे, हमारा पोषक रस जो डिजायर्ड है वो बन जाएगा। और अगर हमने मोटे मोटे टुकड़े पहुंचा दिए, तो वो अग्नि उस पर काम नहीं कर पाती, वो डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर काम नहीं कर पाते। और जब कोई खाने की चीज़ कहीं पे रुकती है, जैसे हमारे अपने घर के किचन के स्लैब पे, आपने उसको सही प्लेसमेंट नहीं दिया, टाइम से खाया नहीं, या उठा के फ्रिज में नहीं रखा, तो आपको अगले दिन वो चीज़ गली सड़ी मिलेगी, है ना। सेम यहाँ भी जो खाना रुक गया वो गलेगा, सड़ेगा। हमेशा कोई चीज़ सड़ती है ना, सेब जब सड़ता है तो साथ में गलता भी है, तो वो जो गल के रस बनता है उसको आयुर्वेद की भाषा में आम रस कहते हैं, जो एक तरह से हल्का विषाक्त है। और जब आपके और जूस के साथ मिलके वो जो आम रस शरीर के अंदर घुस जाता है, तो वो जहाँ जाएगा, हार्ट में चला गया तो हार्ट, और किडनी में चला गया तो किडनी, और ज्वाइंट में चला गया तो ज्वाइंट की बड़ी बड़ी बीमारियां, ऑटो इम्यून डिजीज का कारण बन जाता है। अब सोचिए, क्या जरा सी चूक की थी, खाना जल्दी में खाया था, ऊपर से तेजी से पानी पिया था, और मोटे मोटे टुकड़ों को बिना गलाए आंतों में पहुंचा दिया। स्टैग्नेंसी की वजह से वहां पे वो टुकड़ा पहले सड़ा, फिर गला, फिर उससे जो रस बना वो टॉक्सिक था, वो किसी तरह से चला गया अंदर, और अंदर जाके जिस पार्ट में चला जाएगा वहाँ की बीमारियां करेगा। तो लोग जो सिर मारते हैं ना कि मुझे किडनी की डिजीज क्यों हुई, मुझे इतना अधिक क्यों प्रॉब्लम हो रही, मुझे क्यों ब्लॉकेज हार्ट में हो रहे हैं, निहारिका ये छोटी छोटी चूक हैं, और कौन सा बड़ा बड़ा। मतलब हमारी गलती सिर्फ इतनी सी थी जिसकी वजह से इतना सारा कांड हो गया। अच्छा, ये तो आपने बताया कि जो हमारी थाली के सॉलिड्स हैं उनको लिक्विड की तरह कैसे खाना है, जो लिक्विड्स हैं उनको सॉलिड की तरह कैसे खाना है। सिंपल, ये पानी की बोतल आपने दी है मुझे, ये डन। प्यास लगी है अभी, रुको। ये मैं पानी को खा रहा हूं, बस एक सिप लेने के बाद। पूरा प्रॉब्लम ही हमारा सिर्फ खाने का तरीका ही खराब है, मुझे एग्जैक्टली। खाना तो बाद में खराब है, हमारा तरीका ही खराब है। हम खाना खाने का विधि हमारा ठीक नहीं है, विधि इक्वली इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, जहाँ आप पानी पीना बता रहे हैं उसी के साथ हम लोग हर चीज का एक निजात है, पानी पी लो। जैसे वो होता है ना कि सिस्टम खराब होता है तो हमारे आईटी वाले भैया लोग कहते हैं कि बस ऑन ऑफ कर दो, कुछ भी खराब है बस ऑन ऑफ कर दो। तो हम लोग बहुत सारी एक्ट्रेसेस का इंटरव्यू देखते हैं कि बाल कैसे शाइनी बनाने हैं, वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। स्किन कैसे अच्छी करनी है, वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। मेटाबॉलिज्म अच्छा कैसे करना है, वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। कितना पानी पिए। आपने पानी का विषय छेड़ा है, पानी का, निहारिका। मेरे को 3 घंटे चाहिए होते हैं पानी के बारे में बात करने के लिए। तो आज मुझे लग रहा है मैं सीधा प्रसादी बांट दूं, कथा ना सुनाऊं। केवलम स औषधम पक्वम आमम उष्णम हितम च तत् समीक्ष्य है मात्राया युक्तम अमृतम विषम अन्यथा। अष्टांग संग्रह अध्याय 6, ठीक है। वाग्भट बोलते हैं, केवलम जल को अकेले लिया जाए, स औषधम पक्वम औषधियों से सिद्ध, जीरे का पानी, आज सौंफ का पानी, आज मेथी का पानी है, औषधियों से सिद्ध करके पिया जाए, ठीक है। आमम उष्णम, आम यहाँ मतलब है ठंडे से, उष्णम मीन्स कोस्से से, शरीर की अवस्था के अनुसार, हितम च तत्, आपके लिए कौन सा रूप हितकारी है उसकी समीक्षा है, उसकी समीक्षा करके, मात्रा या युक्तम अमृतम,
अगर सही मात्रा में जल लिया तो अमृत है और नहीं तो विषम। ये जल इतना नुकसान पहुंचाता है कि विष की भांति कार्य करता है। निहारिका, ये जल अगर सही मात्रा में नहीं लिया तो विष है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य वाग्भट कह रहे हैं, अध्याय 6 में कह रहे हैं। सूत्र नंबर 32 में जाके पढ़ो ना, सूत्र नंबर 32 में जाके कह रहे हैं, केवलम स औषधम पक्वम आमम उष्णम हितम शत। तो इसलिए पहले तो एक मिथ अपना दूर कीजिए कि साहब अगर आपने हेल्दी रहना है तो आप अधिक से अधिक पानी पीजिए। बिल्कुल भी नहीं, पानी को कभी भी अधिकता में नहीं पीना है। आचार्य वाग्भट लिखते हैं, रीते शरद नीदागाभ्याम पिबेत स्वस्थो अपि च अल्पशय, कि पूरे साल में 6 ऋतु होती हैं, 6 सीजन है, एंड वी आर फॉर्चुनेट इंडियंस जो 6 के 6 सीजन्स को एंजॉय करते हैं। ठीक है, उसमें रीते शरद निदाघाभ्याम, रीते मीन्स छोड़कर, शरद ऋतु मीन्स ऑटम, निदाघाभ्याम मीन्स गर्मी। ये 2 ऋतु ऐसी हैं, इन्हें छोड़ दीजिए, बाकी बची 4 ऋतु में। तो रीते शरद निदाघाभ्याम पिबेत, बाकी 4 ऋतु में पिबेत स्वस्थो अपि च अल्पशय, स्वस्थ भी अल्प मात्रा में जल पिए अगर उसे स्वस्थ रहना है तो। यहाँ पे अल्प से मतलब सम ले सकते हैं, लेकिन वाग्भट तो अल्प ही लिख के गए हैं। मैं डर के मारे सम बोल देता हूँ, और इसके पीछे विज्ञान है। फिर आगे एक सूत्र और बताता हूँ आपको। ऐसा नहीं, सब कुछ वैज्ञानिक है। निहारिका, अति योगेन सलीलम, अति योग में सलिल मिस पानी पिया, तृष्यतो अपि प्रयोजितम, प्यास तृष्णा लगने पर भी, मतलब प्यास लगी है तो भी आप स्वतंत्र नहीं है कि आप ले लें। अब निहारिका एक चीज यहीं बीच में इंटरप्ट करता हूँ, हमें भूख तो बहुत लगी होती है, हम जब अपनी थाली हटाते हैं कि नहीं बस और नहीं, तो क्या हम खा नहीं सकते? क्या हम एक आइसक्रीम खा के जब उड़ जाते हैं तो हमें और आइसक्रीम नहीं खा सकते? खा सकते हैं ना, लेकिन हम कंट्रोल करते हैं ना, है ना? तो वैसे ही वहीं पे वही अर्थ है कि प्यास लगी है मान गए, लेकिन फिर भी तुम अति नहीं कर सकते। अति योगेन सलीलम तृष्यतो अपि प्रयोजितम, प्यास है तब भी अति नहीं कर सकते। भूख है, भूख लगी है मान गए, भूख है, लेकिन अति थोड़ी खा लोगे। पर्याति पित्त श्लेष्मत्वम, आपके पित्त और कफ दोष प्रकोपित हो जाएंगे। और ज्वरितस्य विशेषतः, जो ज्वर की कंडीशन है उनमें तो खास करके, जो पीछे बुखार चढ़ा था वायरल, सब कहते पानी पियो, बस पानी पियो। बुखार में तो पानी बिल्कुल नहीं पीना है। और क्या होगा? आम त्रिट निंद्रा तंद्रा आधमान अंग गौरवम, कास अग्निसाद हल्लास प्रसेक श्वास इंसान। आपके सबसे पहले तो आम हो जाएगा, आम मीन्स अजीर्ण हो जाएगा। सबसे पहले अजीर्ण। निहारिका, पूरी बीमारियां दी कि आम त्रिट निंद्रा तंद्रा, आपको पहले अजीर्ण होगा, फिर आपको बहुत प्यास लगने की टेंडेंसी शुरू हो जाएगी अधिक पानी पीने से। निंद्रा तंद्रा, आप हमेशा निद्रा से में ड्राउजी रहेंगे, तंद्रा में रहेंगे। आधमान, पेट फूला रहेगा। निहारिका, मेरी क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, मेरे पानी के वीडियो को सुन के वो अपना पानी का इंटेक सही करते हैं, ठीक है, एंड वो ये बोलते हैं, डॉक्टर साहब 20 साल से परेशान था, पेट फूला रहता था, कब्जी रहती थी, बहुत मूड अपसेट रहता था, शरीर खुश नहीं रहता था, दिमाग परेशान रहता था, केवल पानी आपके तरीके से पीना शुरू किया डॉक्टर साहब, पेट एकदम ऐसे रुई जैसा हल्का हो गया, केवल पानी सही किया। आधमान अंग गौरवम, आपका पेट फुला रहेगा। अंग गौरव मीन्स हमेशा भारीपन महसूस करेंगे। कास, आपको खांसी की टेंडेंसी होगी। अग्नि साध, आपकी अग्नि अवसादित हो जाएगी। हल्लास, आपको नोजिएटिंग टेंडेंसी रहेगी, और जो आपको नोजिया वोमिटिंग हो, आपके पानी पियो पानी पियो। प्रसेक श्वास इंसान, आपको श्वास रोग हो जाएगा। पिनस मीन्स कोराइजा, जो राइनाइटिस जुकाम की कंडीशन हो जाएंगी। अब निहारिका, मैं तो केवल एक बात कहता हूं कि मैं अष्टांग संग्रह अध्याय 6 के सूत्र आपको सुना रहा हूं, एंड ये वो बुक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑथेंटिक बुक है, यानी कि एज ए प्रूवन रिसर्च डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड है। इसके रेफरेंसेस को आप कहीं भी कोड कर सकते हैं। जो लोग अधिक पानी पिला रहे हैं वो भी तो रेफरेंस के साथ आए हैं। कहाँ लिखा? आयुर्वेद में, चरक में लिखा, सुश्रुत में लिखा, वाग्भट में लिखा, माधव ने लिखा, शारंगधर ने लिखा, भाव प्रकाश, कहाँ लिखा है भाई कि अधिक पानी पियो? और किस, आप एक तो कंडीशन लाओ, एक लाइन तो लाओ, एक, मैं तो कहता हूँ रीनल स्टोन ही ले आओ, आपकी पथरी के पेशेंट के लिए ले आओ, कहीं तो लिखा हो पानी बढ़ा के पियो। पूरे किसी ग्रंथ में
पानी को कभी बढ़ा करके पीने का विधान ही नहीं है, एक लाइन भी, एक बीमारी के लिए भी। कैन यू बिलीव दिस? और लोग जो है यहाँ पे अधिक पानी पी के डायबिटीज ठीक करा रहे हैं, अधिक पानी पियो तो शुगर ठीक हो जाएगा, अधिक पानी पियो तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, अधिक पानी पियो तो ब्लड, ये अपना स्किन ग्लो नहीं करती, वो सूजन आनी शुरू हो जाती है, वाटर रिटेंशन होता है। जब हम सूजते हैं ना तो हम थोड़ा फेयर हो जाते हैं, वो सूज रहे होते हैं लोग वाटर रिटेंशन की वजह से, जो पानी पी के ग्लो पैदा कर रहे हैं। और बाद में उनकी बट्टा बैठेगा ना, तब उनको डॉक्टर रोड़ा याद आएंगे। तो कितना पानी पिए फिर? आप पहले तो बात समझ गए। हाँ। तो कहने का मतलब है कि आपको पानी बढ़ा के नहीं पीना है, इस भ्रम से तो बाहर आइए। अब पानी की मात्रा कितनी हो, अगेन मैं प्रिंसिपल्स पे रहता हूं, वो किसी भी व्यक्ति, पूरे संसार के लिए तो छोड़िए, एक व्यक्ति के लिए भी फिक्स नहीं की जा सकती। ठीक। वो डिपेंड करेगी, नंबर एक, उसका बॉडी टाइप क्या है। अगर कोई पित्त प्रकृति का है तो उसको कॉम्परेटिवली प्यास ज़्यादा लगेगी, कोई कफ प्रकृति का है तो कफ अपने आप में शीतल है ना, तो वो क्या है, वो कफ किससे बना है, पृथ्वी से और जल से। हाँ। तो वहाँ वो ठंडक है दोनों, तो उसे प्यास कम लगती है। पित्त किससे बना, फायर से, उसे प्यास ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो सब कुछ बिल्कुल मैथमेटिकल है ना। तो आपको नंबर एक, आपका बॉडी टाइप क्या है, नंबर दो, आपकी उस दिन की फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। अरे भाई, आप सुबह स्पोर्ट्स के लिए निकल गए, आज आपका स्पोर्ट डे है, आपको किसी ने कह दिया कि 8 ग्लास वाटर ए डे, और आपके तो सुबह से दौड़ रहे हो आप मैदान में, 12 बजे तक 8 गिलास हो गए, उसके बाद मत पीना, क्योंकि विज्ञान कहती है 8 गिलास। आप सुनेंगे मेरी बात को? बिल्कुल सर। ठीक है। तीसरा, सीजन कैसा चल रहा है, सीजन के हिसाब से भी होता है ना, तो आप किसी के लिए फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अब प्रसाद पानी पीने के देखिए 2 समय। निहारिका, अच्छा लग रहा है मेरे को, आप अपनी कॉपी अपना नोट्स बंद करके बैठ जाते हो, ऐसे सवाल नहीं पूछ रही हूं, इतने अच्छे से बैठ जाते हो कि बताओ सर बताओ। आज आपके लिए भी बहुत सारी लेसन्स चीजें है ना, बहुत सारी। अच्छा लग रहा है। एक्चुअली होना भी ये चाहिए, है ना। जब हम कोई 1.5-2 घंटे आदमी लगाता है तो उसको उसके तुरंत बाद उसको ये याद रहना चाहिए कि मुझे अब क्या क्या करेक्शन करने चाहिए। देन दिस पॉडकास्ट इज रियली मतलब सक्सेसफुल, तभी हम बोलेंगे कि लोग टेक अवे लेके जाए ना। तो अब हमारा सवाल है कि हम कितना पानी पिए। तो पानी पीने के 2 समय, एक जिसे मैं कहता हूं एसेंशियल। एसेंशियल वर्ड अपने आप में है कि ये प्यास की अपेक्षा नहीं करता, ये वो समय है जब आदमी को पानी पीने का प्रयास करना चाहिए, प्यास हो या ना हो। दूसरा हमारा होगा बी सेट, जहां पे हम बोलेंगे कि प्यास लगने पर। तो जो एसेंशियल समय है वो है 3। पहला, सुबह उठ करके आपको 1 गिलास पानी, फिर मैं कह रहा हूँ निहारिका, मैं जो अब दे रहा हूँ वो क्वांटिटी मतलब 1 गिलास पानी, 250 ml के लगभग पानी, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरा इसका मैथमेटिकली साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशंस है, अभी हम उसको चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अब हम प्रसाद दे रहे हैं कि सुबह उठ करके आपको 1 गिलास पानी पीना है, सिप सिप करके। रोग जराह परिमुक्तो जीवेद वत्सर शतम सागरम। आचार्य भाव प्रकाश लिखते हैं कि सुबह जो जल पीता है, रोगों से दूर रहता है, जरा मीन्स बुढ़ापे से दूर रहता है, रोग जरा परिमुक्तो, जीवेद वत्सर शतम सागरम, जीवेद मीन्स जिएगा, वत्सर मतलब साल, शतम मीन्स 100, सागरम उससे भी बढ़ के। तो कहने का मतलब है कि सुबह उठ के 1 गिलास पानी पीने की प्रशंसा आचार्यों ने की है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम 1 गिलास पानी सुबह अपना, अगर हो सके तो बिस्तर छोड़ने से पहले, ठीक है, और नहीं तो फ्रेश होके आके पीजिए, लेकिन सुबह 1 गिलास पानी पीजिए। दूसरा एसेंशियल समय होता है खाने के साथ। निहारिका, अभी तक आपने सुना होगा कि खाने के साथ पानी नहीं पीना है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि कहाँ लिखा है, ठीक है, क्योंकि मेरा शास्त्र तो बोलता है भक्तस्य आदौ जलम पीतम अग्नि सादम कृषंगताम। अगर भोजन से पहले जल पिया, भक्तस्य आदौ, अग्नि सादम आपकी अग्नि बैठ जाएगी, कृषंगताम आप दुर्बल हो जाएंगे, आप दुर्बल रहेंगे, कमजोर महसूस करेंगे अपने को, अगर आपकी प्रवृत्ति है कि खाना खाने से पहले जो है आप पानी पीते हैं तो। फिर अंतः क्रोति स्थूलतम, अगर भोजन के अंत में जल पीने की टेंडेंसी है कि गिलास पड़ा रहा पूरे भोजन के टाइम पे, भोजन हो गया उसके बाद 1 गिलास पानी पी गए आप, तो आप मोटे रहेंगे। अंतः क्रोति स्थूलतम, ऊर्ध्वम च अमाश्यात कफम, अमाशय पेट को बोलते हैं, उसके ऊपर आपको कफ की बीमारियों की प्रवृत्ति रहेगी, टेंडेंसी रहेगी।
ठीक है। और मध्य अंगताम साम्यम धातु नाम अजरणम सुखम। अगर भोजन के मध्य में जल पीते हैं तो आपके अंग भी सम रहेंगे, आपके धातु भी सम रहेंगे, ना पतले ना मोटे, ठीक है। और जरणम सुखम, जो जरण मीन्स पाचन की क्रिया है वो भी सुखपूर्वक शुरू हो जाएगी। तो भोजन के मध्य में जल पीना है। अब यहाँ पे भाव प्रकाश आ गए। उन्होंने कहा मध्य में भी कैसे पीना है, कहते अति अम्बुपानाच। अगर तुमने अधिक जल पी लिया मध्य में भी, देखो कितना शानदार है। वो बोलते हैं अति अम्बुपानाच अविपचित अन्नम। अगर अधिक पानी पिया तो भी अन्न नहीं पचेगा। और निरंबुपानाच सैव दोष है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पिया तो वो भी दोष है। तो तस्मान नरो वन्नी विवर्धना। ऐसे में आदमी क्या करे कि उसकी अग्नि जो है वो प्रज्वलित रहे और जल भी जाए। तो कहता है मुहुर मुहुर वारी पिबेत अभूरी। मुहुर मुहुर का मतलब होता है निहारिका बार बार। मुहुर मुहुर, वारी मीन्स पानी, पिबेत मीन्स पिए, अभूरी मीन्स थोड़ा थोड़ा। तो मुहुर मुहुर वारी पिबेत अभूरी। आफ्टर एवरी 2-3 bites have one sip of water. After every 2-3 bites have one sip of water. This is the way one should drink water during meals. Okay. And the third way? एंड एक यहाँ पे सूत्र और आपको पक्का करा देता हूं ना। एक सूत्र और आपने सुना होगा कि भोजन जो होता है ना, जो भोजन के समय जल पिया जाता है वो कैसा काम करता है, अमृत के जैसा काम करता है। भोजने च अमृतम वारी, है ना। तो और अजीर्णे च भैषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम। अजीर्ण की औषधि है जल। अजीर्णे च भैषजम वारी, और जीर्णे वारी बलप्रदम। जो भोजन पचा हुआ है पानी पीने तो बल देता है। और भोजने च अमृतम वारी, और भोजनांते विषप्रदम। भोजन के बाद विष के जैसा है। और भोजने च अमृतम वारी, भोजन के साथ पिया गया जल अमृत के जैसा है। तो पहले तो निहारिका एक मिथ, आज मुझे लगता है कि बहुत सारे बहुत लोगों बड़ा मिथ है ना। और सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हजारों लाखों लोग, मेरी वैदिक जल क्रांति एक मेरा अभियान है जो पिछले 10 साल से मैं चला रहा हूँ। 10 करोड़ों लोगों तक मैं पहुंच चुका हूं, जिनको मैं पानी पीने का सही तरीका सिखा चुका हूं। 22 स्टेट मैं इंडिया के कवर कर चुका हूं। मोर देन 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूं। मेरे लगभग 1100 आर्टिकल इन मोर देन 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस पब्लिश हो चुके हैं। जल के ऊपर 3 पुस्तकें लिख चुका हूँ, वाओ। ठीक है। तो आप जान लीजिए इतनी ब्लेसिंग्स आती हैं। लोग बोलते हैं कि हम तो एसिडिटी गोली खाई जा रहे थे डॉक्टर साहब, हम तो गैस से इतने परेशान थे, लाइफ ही बेकार थी, सारा दिन गैस पे दिमाग रहता था, कॉन्स्टिपेशन। केवल पानी सही किया एंड वी आर गुड, ठीक है। It's amazing. तीसरा एसेंशियल समय, खाना खाया आपने 1 बजे दोपहर में, आप 2 घंटे बाद 3 बजे और उसके 2 घंटे बाद 5 बजे, मतलब 2-2 घंटे के गैप पे 2 बार प्यास ना हो तब भी आप थोड़ा सा, अगर हो सके तो कोसा पानी, नहीं तो नॉर्मल पानी पी लें, आधा गिलास। आम विष्टब्द्यो कोशनम निष्पिपासो अपि पिबेत। अगर आपके पेट में जो खाना गया है वो किसी भी तरह की अजीर्ण की संभावना में है, कि आमा जीर्ण, विष्टब्दा जीर्ण, अलग अलग तरह के अजीर्ण होते हैं दोष के प्रभाव से, तो वो किसी भी तरह की अजीर्ण की संभावना, मतलब वो अपच की अवस्था में जा सकता है या जाने वाला है, या आपकी प्रवृत्ति है कि आपका खाना चला जाता है, सही से नहीं पचता। तो आम विष्टब्द्यो कोशनम निष्पिपासो, तो वहां पे कोशनम मीन्स कोसा पानी, निष्पिपासो मीन्स बिना प्यास के भी पिबेत, पिए। क्यों? यावत्ते क्लेदियन्ते अन्नम, जितने से और अन्न जो है जो पेट में गया वो गीला होकर पकता रहे। अति क्लेदो अग्निनाशन है, अति क्लेदन मत कर देना, नहीं तो अग्नि का नाश हो जाएगा। इतना सारा देखो, आपको कह रहा उस तरफ बढ़ो लेकिन ध्यान से, उस तरफ बढ़ो लेकिन ध्यान से। यावत्ते क्लेदयन्ते अन्नम। आप ये बताइए, बिना जल के संयोग के आप चावल पका सकते हो? बिल्कुल नहीं। बिना जल के संयोग के आप दाल पका सकते हो? आप जब ये बात बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में ये एग्जाम्पल आ रहा था कि कई बार होता है कि हम लोग सब्जी पका रहे होते हैं, हमें लगता है चिपकने लगती, तो हम कुछ छींटे पानी के मार देते हैं और उसके बाद ठीक सही हो जाता है। बिल्कुल। और नहीं तो उसका क्या हाल होगा? तो अगर हम जल से उसे क्लीन नहीं रखेंगे तो फिर वो वहाँ पे पकने की जगह जल जाता है, फिर हमें खट्टी डकारें आएंगी, गैस बनेगी, वो खाना भी सब सड़ गया, गल गया, है ना जी। अच्छा, अब निहारिका यहाँ पे एक चीज़ क्लियर, क्योंकि कुछ आप जैसे समझदार लोगों के पोस्टकास्ट भी समझदार लोग देखते हैं, तो वो बोलेंगे कि दिन में तो हम चलो डॉक्टर साहब 3 बजे और 5 बजे हम पानी पी लेंगे, अब रात में उठ के पानी पियेंगे क्या? नहीं,
नेचर ने हमारे लिए सब काम किया। रात में खाना क्लीन रहे, गीला रहे, उसके लिए हमारे इंटेस्टाइन से क्लेदा कफ निकलता है, जो अन्न को रात्रि में गीला रखने का काम करता है। क्या बात है। दिन में भी होता है, लेकिन दिन में हमारी फिजिकल एक्टिविटीज के कारण और हमारे मेंटल स्ट्रेस के कारण वो क्लेदक कफ बहुत कम हो जाता है, सूख सा जाता है। लेकिन रात्रि में जब हम बिल्कुल रेस्ट कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, माइंड भी ऑलमोस्ट सोया होता है, तो उस समय क्लेदक कफ सफिशिएंट है कि हमारे अन्न को गीला रखे। तो आपको रात्रि नहीं जगनी, रात की जिम्मेदारी भगवान ने ले ली, नेचर ने ले ली, आप दिन की जिम्मेदारी अपनी निभाओ। तो 3 समय जो है वो असेंशियल हैं। नंबर 1, सुबह उठ करके 1 गिलास पानी आराम से। नंबर 2, भोजन के साथ एक छोटा 200 ml का पानी, मुहुर मुहुर वारी, बार-बार हर 2-3 बाइट के बाद 1 सिप। तीसरा समय भोजन के बाद, दिन के भोजन के बाद 2-2 घंटे के गैप पे 2 बार थोड़ा-थोड़ा पानी, आधा गिलास पानी, निष्पिपासो, प्यास ना हो तभी भी पिएं। यह एसेंशियल समय है। और उसके बाद जब प्यास लगे तो आप पानी पीजिए, अपने सूखे मुंह को भी गीला कीजिए, सूखे कंठ को भी गीला कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि आपके जो पेट में भोजन पहुंचा है वो समय से पहले आगे ना धकेल दिया जाए, वो आपकी पानी आपकी अग्नि को मंद ना कर दे। तो इसलिए जब प्यास लगे पानी उठाइए और पानी खाइए। वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन डॉक्टर अरोरा। एंड वो भी निकाल दीजिए आज दिमाग से कि खाने के 45 मिनट बाद पानी पीना है, खाने के 1.5 ना। आपको खाने के 10 मिनट बाद प्यास लगी, मुंह सूख रहा है, तो क्या करेंगे आप? फिर मैं कह रहा हूँ यू आर अलाउड। आप ऐसे उठाया, आपने मुंह सूख रहा है, ये हो गया गीला मुंह, भाई हमारी प्यास भी बुझ गई, मुंह भी गीला हो गया, जो परेशानी सी लग रही थी वो भी दूर हो गई। अब इस पानी ने जो हमने इस समय पिया, क्या वो खाने को जो पेट में पहुंचा है उसे धक्का मारेगा क्या? अगर 2 बूंद नीचे चला भी गया होगा तो उसे और अच्छे से गीला ही करेगा, उसे और जो पतला बनना है, रस बनना है, उसमें मदद ही करेगा। आप भी तो जब चटनी बनाते हो तो छींटे देते हो ना जल के, तो वो तो जल का छींटा वहां जाना चाहिए। अगर आपने खूब सारा पानी डाल दिया तब चटनी बनेगी कि सब रायता फैलेगा। चलिए सर, फटाफट से हमें कुछ होम रेमेडीज बता दीजिए, क्योंकि आपने इतने सारा हमें ज्ञान दिया है और हमारे जो फितूर दिमाग में भरे हुए थे, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो सारे आपने ब्रेक किए हैं। हमें बताइए, अभी मौसम बदल रहा है और बारिश भी हो रही है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को ना खांसी लग जाती है कि भाई ठंडा पानी पी लिया या एसी से निकल कर गए, बाहर धूप थी, खांसी लग गई। खांसी की होम रेमेडी क्या है? क्या घर में बैठकर बिना दवाई लिए हम ठीक कर सकते हैं? मुझे लगता है कि 90% निहारिका खांसी को आप घर में ठीक कर सकते हैं। 10% जहाँ पे कोई इन्फेक्शन साथ में जुड़ गया तो वहाँ पे डेफिनेटली कुछ मेडिसिन चाहिए होंगी। तो सबसे पहले तो आप छोटी काली हरड़ जो होती है, अपने हरड़ तो जानते हैं, तो अगर आप किसी आयुर्वेदिक स्टोर पे जाके या पंसारी के यहाँ से मांगेंगे तो आपको छोटी काली हरड़ मिल जाएगी। वो आप साबुत मुंह में रख के चूसिए तो आपकी खांसी में बहुत आराम होता है। नंबर 2, साबुत काली मिर्च आप जानते हैं जी। तो काली मिर्च घर में सबके होती है, साबुत, पाउडर नहीं, उसको आप चूसिए तो उससे भी आपको खांसी में आराम आएगा। लौंग हम चूस सकते हैं, हम मुलैठी हम चूस सकते हैं, तो ये सब खांसी में आराम करती है। और अगर इनसे काम ना चले तो फिर इन सब का सुपर पावर आपको 5 चीजें जुटानी होंगी यार घर में ही। उसमें पहली चीज है मिश्री, दूसरी तुगाछिरी जिसे हम बोलते हैं वंशलोचन, तीसरी चीज है पिपली जो गरम मसाले में पड़ती है, पिपली, ठीक है। नंबर 4 पे इलायची एंड नंबर 5 पे दालचीनी। अब ये 5 चीजें आपको जुटानी है। इसको किस मात्रा में लेना है कि आपने जिस भी मात्रा में मिश्री ली, मान लो आपने 50 ग्राम, तो उससे आधा आपने वंशलोचन लेना है, यानी 25 ग्राम। वंशलोचन से आधा यानी 12.5 ग्राम पिपली, ठीक है, और पिपली से आधा इलायची और इलायची से आधा दालचीनी। और आप इस कॉम्बिनेशन को बनाइए और आधा चम्मच से 1 चम्मच शहद में सुबह शाम खाइए। निहारिका, जो खांसी महंगी से महंगी और सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन से ठीक नहीं होती, वो इन 5 जो हमारी सो कॉल्ड घर की चीजें हैं, घर के मसाले हैं, उनसे आपको खांसी ठीक हो जाएगी। आई रिपीट, मिश्री, वंशलोचन, पिपली, इलायची एंड दालचीनी,
जिस मात्रा में मिश्री लें उससे आधा वंशलोचन, उससे आधा पिपली, पिपली से आधा इलायची, इलायची से आधा दालचीनी। हम्म और सच्ची बताऊं, हम्म इस योग का नाम है सीतोपलादी चूर्ण। तो जिसे आयुर्वेदिक दवा कहते हो आप, वो हाँ। घर में बनाइए, उनको शुद्धतम रूप में ला करके साफ करके अपने आप कूट पीस के, और देखिए घर में दीजिए, पड़ोस में दीजिए, गुरुद्वारे में बांटिए, मंदिर में बांटिए, जहाँ कोई बच्चा दिख जाए खासकर सीतोपलादी चूर्ण दीजिए और मुक्ति पाइए खांसी से। क्या बात है। ऐसी जुकाम के लिए सर कुछ है आपके पास? वेरी गुड। जुकाम भी बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। हम्म 50 ग्राम काली मिर्च और 150 ग्राम बताशे, बताशे जो हम प्रसाद में सफेद सफ़ेद वाले। वाले, एग्जैक्टली, उनको आप घर में मिक्सी में पाउडर कीजिए और हल्दी वाले दूध के साथ जो है आप उसका आधे से 1 चम्मच आप रात्रि में सोते समय सेवन कीजिए, तो आपको जुकाम में आराम आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो? तो भाई ऑप्शन तो देना पड़ेगा ना। हाँ। तो सुथ्रो टैबलेट आयुर्वेद की आती है। अब वो घर में, जैसे सीतोपलादी तो मैंने 5 चीज़ें बताई ना, हाँ। तो वो बन जाता है, लेकिन सुथ्रो में काफ़ी चीज़ें हैं, तो उससे अच्छा है कि आप जा करके सुथ्रो टैबलेट खरीद लें और 2-2 गोली सुबह शाम चूस लें। तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की, मैं फिर कह रहा हूँ, 90% केसेज में आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग ये पॉडकास्ट अभी भी देख रहे हैं तो पेन पेपर लेकर बैठिए और लिखते चलिएगा, ताकि बाद में फिर ये पॉडकास्ट ढूंढना पड़े, फिर यहाँ तक उसको देखना पड़े, उसकी ज़रूरत ना पड़े। आगे सर, स्किन एलर्जीज। देखिए, स्किन एलर्जी में इन जनरल जो मोस्ट कॉमन है, मैं उसको लेता हूँ। हाँ। अर्टिकेरिया, जहाँ पे क्या होता है कि अचानक से कहीं पे भी बॉडी में रैशेज निकलते हैं और फिर वहाँ पे बहुत इचिंग होने शुरू हो जाती है, बर्निंग होती है, तो उसी को हम आयुर्वेद की भाषा में शीतपित्त बोलते हैं। अगर देसी किसी व्यक्ति से बात करेंगे लोकल में, तो उसे छपाकी निकलना, पित्ती उछलना, दाफड़ निकलना, ये सब बोलते हैं। हाँ। और बहुत बेकार बीमारी है, क्योंकि अब अभी आप बैठे हैं, अब एकदम पता से नहीं हो किस जाती चीज़ से है। अचानक से शुरू हो जाती है, तो ऑफिस में मीटिंग दे रहे हैं तब शुरू हो जाती है, तो बहुत परेशान करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो एलोपैथिक विज्ञान है वो इसको कितने समय में ठीक कर देगा उस बारे में कुछ उनके पास नहीं है, कि सालों में, मतलब पहले आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेके जाएंगे, बाद में उससे आराम नहीं मिलेगा तो वो स्टेरॉइड्स पे ले आएंगे, फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन सिंपल रेमेडी जो 90% लोगों को 15 दिन में ठीक कर देती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए सर। आपके अपने किचन से हाँ। काली मिर्च का पाउडर हम्म लगभग आधा चम्मच, हाफ टी स्पून, छोटे वाला चम्मच का आधा चम्मच, और देसी घी आधा चम्मच, ये दोनों मिला करके सुबह खाली पेट जब आप फ्रेश होके आएँ तो उसको खाइए। उसके 15 मिनट बाद कुछ और खाना है आपने, तो सुबह आप क्या खाएंगे, काली मिर्च का पाउडर और घी मिला करके। दूसरा, सरसों के तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के, कटोरी में सरसों का तेल थोड़ा सा ले लिया, सेंधा नमक की एक चुटकी डाल दी, आप स्नान करने से आधा घंटा पहले जितना संभव हो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप बॉडी पे मालिश कर लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि स्नान हमेशा जो है, चाहे वो गर्मी का समय है, ठंडा पानी ना हो, नॉर्मल पानी हो, मतलब आप पता है, हम सुहाता गर्म जो हम बर्दाश्त कर सकें ऐसा पानी हो। 3 चीज़ें मैंने बताई हैं। नंबर 1, आपको काली मिर्च का पाउडर घी में मिला करके लेना है। नंबर 2, आपने सरसों के तेल में सेंधा नमक डाल करके मालिश करनी है। और नंबर 3, सुहाते गर्म पानी से स्नान करना है। ये 3 काम कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पहले 15 दिन में ही एंटी एलर्जिक मेडिसिन से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा सर, नींद नहीं आती है। बहुत सारे लोग आजकल, तो बहुत सारे युवा हैं जो इस चीज़ से पीड़ित हैं कि थक हार के बिस्तर पर गिर गए हैं, सोचा था आज 11 बजे सोएंगे, लेकिन करवटें बदलते रहते हैं, 2 बजता है, 3 बजता है, जब तक आंखें बंद ना होने लगेंगी मजबूरन नींद आ गई तो सो गए, वरना नींद नहीं आती। हाँ, मैं उसके लिए बताता हूँ आपको। नींद की अगर समस्या है तो देखिए, पहला काम तो यह है कि जटामांसी, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से जटामांसी का पाउडर मिल जाता है, या जटामांसी पंसारी के यहाँ से लाइए, तो उस जटामांसी को आप ला करके धो करके सुखा लीजिए, पाउडर बना लीजिए, और उस पाउडर का लगभग आधा चम्मच, छोटा वाला चम्मच जो होता है आधा चम्मच, उसको आपने क्या करना है कि रात में खाना खाने के बाद 1 कप बढ़िया गर्म पानी कीजिए और उसमें वो आधा चम्मच पाउडर डाल लीजिए, जटामांसी का पाउडर, बहुत आराम से कहीं भी मिल जाता है, ठीक। और उसको ऊपर से प्लेट से, कटोरी से ढक दीजिए कप को, और 1 घंटे बाद जो है आपने उसे चाय छन्नी से छान लेना है। वो जटामांसी का फांट तैयार हो गया, एक तरह से पानी तैयार हो गया, और उस पानी को आप पी के सोइए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 50% लोगों को पहले दिन से ऐसा लगेगा कि मुझे नींद बहुत अच्छी आने लगी,
केवल जटामांसी का फांट पीने से। बड़ी सेफ है, हर्बल और बिल्कुल नेचुरल, कहीं कोई नुकसान नहीं, कोई एडिक्शन नहीं। तो जटामांसी का प्रयोग कीजिए और साथ में घी जो है वो भी बहुत कारगर है। अगर 2-2 बूंद देसी घी, शुद्ध देसी घी की बूंदें ड्रॉपर की मदद से नाक में डाली जाएं, नासा ही शीर्षोद्वारम, सिर को अगर नरिश करना है तो नाक ही द्वार है उसके नोस्ट्रिल, और उसके बाद पैर के तलवों की मालिश की जाए तो उससे भी बहुत बढ़िया नींद आती है। और इतना सब करने के बाद भी नींद ना आए तो आयुर्वेदिक दवा सुप्रज्ञा, हम्म सुप्रज्ञा, हम्म उसका अर्क भी आता है, उसके कैप्सूल भी आते हैं, वो ले आइए। एंड फिर मैं कह रहा हूँ कि बहुत नुकसान पहुंचा देने वाली केमिकल मेडिसिन्स जो आपको एडिक्शन में भी डाल रही हैं, जो आपकी मेमोरी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, जो आपको पूरा दिन लेथार्जी रखती हैं, आप सुबह मतलब नकली नींद लेकर के जब उठते हैं तो आपको फ्रेशनेस नहीं बल्कि सिर भारी होता है, उन सब से छुटकारा मिल जाएगा सुप्रज्ञा अर्क और कैप्सूल से। पहले कोशिश जटामांसी और घी की करें, ना काम चले तो सुप्रज्ञा, दिमाग का ईंधन बोलते हैं हम उसको, सुप्रज्ञा को। सर, डायबिटीज के लिए मैंने सुना है कि डायबिटीज एक डिजीज नहीं है, वो एक कंडीशन है कि जी। आपका शुगर लेवल शूट कर जाता है और फिर वो वहीं कंसिस्टेंट रहता है, बड़ा रहता है। डायबिटीज क्या कोई होम रेमेडी? डायबिटीज आपने आपने कहा कि ये बीमारी नहीं है, कंडीशन है, हाँ। लेकिन बहुत भयावह कंडीशन है, बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली कंडीशन है। इसको आयुर्वेद में निहारिका डायबिटीज को अनुषंगी कहा गया है। अनुषंगी का मतलब जानते क्या होता है? जो सबको साथ लेके चले। आपकी बॉडी में एक बार डायबिटीज हो गई तो ये फिर ब्लड प्रेशर को कहती है आ जाओ आ जाओ, कोलेस्ट्रॉल को कहती है आ जाओ आ जाओ, किडनी को कहती है आ जाओ आ जाओ, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, कौन सी बीमारी को नहीं बुलाती, पूरा बॉडी के हर सेल को कमजोर करती है ये डायबिटीज, जिसे आप कह रहे हो कि कंडीशन है। एनीवे, मैं तो इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि यही सेम बात मुझे एक डायबिटीज रिवर्सल कोच ने कही थी कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारने की जरूरत है, बहुत सारे कंडीशंस में नहीं भी हो पाती है, आई निहारिका, एम श्योर। हाँ फिर मैं कह रहा हूँ कि जी। ये हमारा एक वेग कमेंट होगा कि डायबिटीज इज रिवर्सिबल। हमें पहले जानना पड़ेगा कि डायबिटीज किस तरह की है, वो कंजेनाइटल है, वो हेरिडिटरी है, कि वो अपथ्य या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के रूप में आई है। इस बारे में फिर चर्चा करेंगे कि Absolutely. विच डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड एंड विच डायबिटीज कैन बी क्योर्ड। सो ये बड़ा विषय है, लेकिन किसी भी तरह की डायबिटीज हो, मैं आज आपको एक ऐसी रेमेडी बताता हूँ, हाँ। वो चाहे टाइप 1 डायबिटीज है, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज है, वो कंजेनाइटल है, वो हेरिडिटरी है, या अपथ्य लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हर डायबिटिक व्यक्ति को अपनी डायबिटिक मीन्स शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए एज वेल एज भविष्य में जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन आना है इन द फॉर्म ऑफ कि किडनी फेल हो रही है, रेटिना जा रहा है, न्यूरोपैथी चल रही है, हमारा जो सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उनसे बचने के लिए उनके अपने घर में आंवला भी है, उनके अपने घर में हल्दी भी है। आप अपने दिन की शुरुआत निशा अमल की योग यानी कि हल्दी और आंवला के कॉम्बिनेशन से करें। और तरीका क्या है बनाने का कि आप घर में आंवला पाउडर है, उसको एक पार्ट ले लिया आपने, हल्दी लेकर के, हल्दी भी कौन सी, कुरकुमा लूँगा जो आपके किचन में कुकिंग में इस्तेमाल होती है, उसको ले करके आपने पाउडर करना है। और आपने उसमें थोड़ा सा, जैसे आपने 100 ग्राम हल्दी ली तो एक आधा चम्मच से 1 चम्मच के बीच में घी लेके उसे फ्राई कर लेना है। उस फ्राइड हल्दी में आपने उतना ही मात्रा में आंवला पाउडर मिलाना है और दोनों मिक्स कर देना है और बन गया आपका निशा अमल की योग। निशा मीन्स हल्दी, अमल की मीन्स आंवला। और जानते हैं ये सुबह उठ करके आधा चम्मच से 1 चम्मच जितना ले सकते हैं, लोग आधा चम्मच सुबह शाम भी लेते हैं, ये आप लीजिए और उसके बाद देखिए कि डायबिटिक पेशेंट की कमजोरी कहाँ गई, डायबिटिक पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि आंवला एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, हल्दी एज एंटीसेप्टिक काम कर रही है, तो पूरा कवरेज देती है। और मैं तो बोलता हूँ 2 गोली चंद्र प्रभावती की, किसी भी कंपनी की आप लीजिए, वो साथ में जोड़ लीजिए, बस दिन की शुरुआत, इवन इफ आप आईडीडीएम के पेशेंट हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, लेकिन आप दिन की शुरुआत जो है वो आंवला और हल्दी का पाउडर आधा चम्मच और 2 गोली चंद्र प्रभावती के साथ कीजिए, बिना डरे। मैं जिम्मेदार बैठा हूँ, आप देखेंगे कि आपको अद्भुत चेंज होंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि भविष्य में आपको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। निहारिका, ये एक ऐसी बीमारी है जिस पे हम अलग से पॉडकास्ट करेंगे, केवल डायबिटीज पे। बिल्कुल सर। क्योंकि आज डायबिटीज आप जानते हैं 10 करोड़ लोग
आज डायबिटिक इंडिया में रिपोर्ट हो चुके हैं। लगभग 13.5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक रिपोर्ट हो चुके हैं और ये वो लोग हैं जो रिपोर्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इससे दुगने लोग होंगे जो अवेयर ही नहीं है कि वो प्री Absolutely. डायबिटिक या डायबिटिक कंडीशन में है। और कितनी मौतें सीधे डायबिटीज़ की वजह से होती है, आप हैरान हो जाएंगे। तो आप इंग्लिश दवा जो लेते हैं लेते रहिए, आंवला हल्दी चंद्रप्रभा जोड़ लीजिए। एक आयुर्वेदिक दवा बड़ी कॉमन है, मधु संगे दमन, नाम क्या है? मधु। और जो उसके संग रहते हैं, मधु मीन्स मधुमेह, और उसके संग रहने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है उनका दमन कर दे, वो है मधु संगे दमन। इसको भी आप सेवन करें, मुझे लगता है कि निहारिका बहुत मदद मिलेगी। तो चीज़ें हैं, अवेयरनेस की ज़रूरत है और उनको अडेप्ट करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से सर ने बताया कि हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, बस अवेयरनेस की कमी है। तो ये जो अवेयरनेस हमने आज डिस्कस की है, आपका भी ये रोल बनता है कि इसको आप अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। अगर किसी चीज़ की होम रेमेडी आपको चाहिए हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आज के इस पॉडकास्ट में आपके जितने भी टेक अवेज हों, 2 मिनट निकालिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत सारे और लोग होंगे जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, उन्हें आपके कमेंट से मदद मिलेगी। सर, कोई क्लोजिंग कमेंट्स हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, रोज रोज जो है ना, हाँ। हम लोग पर अवलोकन करते हैं निहारिका। हाँ। और लोगों के लिए बहुत सोचते हैं वो क्या कैसा है, वो क्या करता है। अब मुझे लगता है नाउ इट्स द टाइम हम स्वावलोकन करें। अपना अवलोकन करें कि हम अपने तन के लिए, अपने मन के लिए, अपने समाज हाँ। के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका विचार रोज करें। और मुझे लगता है कि बस ये विचार भी करना शुरू कर दिया तो हम सही ट्रैक पे चढ़ जाएंगे और फिर उसके बाद दूसरी तरफ हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। और जब अच्छा हम स्वास्थ्य मिलेगा तो फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारा पुरुषार्थ है उसकी हम सिद्धि कर पाएंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारे हमारे खराब कॉन्सेप्ट्स थे जिनको ठीक भी किया है। मेरे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ठीक हुए हैं, मैं भी कमेंट करके आपको बताऊंगी, पढ़ लेना आप। जाने से पहले इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और हाई बाय निहारिका को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिएगा।